अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अगला चैप्टर देखने के लिए जा रहे हैं, चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट। आपको पता है कि ये चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप चीजें बहुत ज्यादा देखते हो जो कि ट्रस्ट बनाकर काम किए जाते हैं आपके आसपास में। तो इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि न केवल आपको चैप्टर में समझाऊं बल्कि आपको याद करवा के भी दूं। मैंने कोशिश करी है कि पूरे डायरेक्ट टैक्स के हर एक चैप्टर को चार्ट में उतारने की, और सारे पॉइंट जो इंटरलिंक्ड होते हैं उस चार्ट में मैंने कवर किए हुए हैं। जहां जरूरी लगे मैं आपको वहां पर प्रैक्टिकल सॉल्व करवा के भी देता हूं और केस लॉज वगैरह का भी रेफरेंस देता हूं। मेरी सिर्फ समझाने की कोशिश नहीं रहती है, मेरी कोशिश रहती है कि चीजें आपको याद भी हो जाए। उससे फायदा क्या होगा, जब लास्ट टाइम में आप रिवाइज करते रहते हो तो चैप्टर नंबर ऑफ चैप्टर या डायरेक्ट टैक्स का सिलेबस बहुत बड़ा सा लगते रहता है आपको। तब आप क्या करोगे, चार्ट के फॉर्म में या फिर मेरे से अगर आपने जो है अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको रिकॉल करना यानी कि रिवाइज करना बहुत आसान होगा। इसीलिए मेरी वीडियोस के साथ साथ जो भी चार्ट मैं बताता हूं उसका कहीं ना कहीं रफ पेज पर जो है आप उसको लिख लिया करो, चार्ट बना लिया करो, और चीजों को जो है आपस में कनेक्ट करना मैं यहां पर लिंक्ड करना सिखाता हूं। जैसे एक सेक्शन मैंने बताया, उससे लिंक्ड सेक्शन को उसी चार्ट में मैं कवर कर लेता हूं, ताकि आपको चीजें आपस में कनेक्टेड नजर आए। और जब आप उस चैप्टर का नाम ही देखो, जैसे कि चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट, यकीन मानो इस चैप्टर का भी जैसे ही आप नाम देखोगे मेरी पूरी बातें सुनने के बाद, तो आपको सब कुछ जो है वो याद आएगा अपने आप। इसीलिए मैंने हमेशा कहा है अभिनव झा की अनोखी कक्षा, क्योंकि ये अनोखे अंदाज में डायरेक्ट टैक्स में यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, बस ये है कि आपको मेरे स्पीड के साथ थोड़ा कॉपरेट करना पड़ेगा। मैं चाहे जितना भी स्पीड बोलूं, आपके सुनने से ज्यादा मेरे बोलने की स्पीड नहीं है। इसीलिए अगर ये वीडियोस आपको स्पीड लगता है तो आप जो बात मैं बता रहा हूं उसको पॉज कर लिया करो, फिर लिख लिया करो। ठीक है, उससे आपकी चीजें जहन में बैठ जाएंगी। मेरी बातें सुनने के बाद एक बार नोट से आपको चीजों को कर लेना है। तो हम लोग यहां पर एक बहुत आसान चैप्टर देखने के लिए जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट। इस चैप्टर को क्या कहा गया है, चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ये चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट में आपको देखना क्या है। मुख्य तौर पे एक आपका चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट में जो आपका चैरिटेबल पर्पस में क्या क्या इंक्लूड होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या बताया गया, चैरिटेबल पर्पस, चैरिटेबल पर्पस में क्या क्या इंक्लूड होता है। ठीक है, यानी कि रिलीजियस पर्पस को ब्रॉड बोलकर एवे ही छोड़ दिया गया है। रिलीजियस पर्पस तो सारे के सारे एवे ही आप जानते हो। उसके अलावा आप देखोगे कि 12AA में कैसे करके रजिस्ट्रेशन लिया जाता है। यहां पर फाइनेंस एक्ट 2019 का अमेंडमेंट भी है। सेक्शन 11, सेक्शन 12 में एग्जम्पशन क्लेम करते हो, सेक्शन 13 में अदर बातें इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में हम लोग जानेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस चैप्टर में कई सारी बातें जो है वो आपको करनी है, जो कि रिलेटेड है पूरी तरह से किस चीज का, तो चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट के। फिर हम लोग देखेंगे लास्ट में आपका एनोनिमस डोनेशन के बारे में, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन जिसको आप बोलते हो, डोनेशन जिसको बोलते हो, जो कि संस्थाओं को जनरली मिलता है, उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे कैसे होती है, क्या चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट के इनकम में वो इंक्लूड होता है या नहीं होता है। चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट को अगर सेक्शन 11-12 का एग्जम्पशन लेना है तो कितना पैसा और कहां कहां लगाना पड़ेगा, ये सारी कहानी आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं चैरिटेबल पर्पस किसको कहा जाता है। चैरिटेबल पर्पस का डेफिनेशन जो है इंक्लूसिव मैनर में बताया गया है। यहां पर पहले बताया गया है, इंक्लूसिव मैनर में बता के बोला गया है, 6 पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें साफ बोला गया है कि ये सब एक्टिविटीज चैरिटेबल पर्पस है, यानी कि आपको सोचना नहीं है, चाहे इसका पैसा कहीं से भी आता हो, 6 एक्टिविटीज का पैसा कहीं से भी आता हो, पूर्ण रूप से इसको कहा गया है चैरिटेबल पर्पस। उसके अलावा जो है दूसरा पहलू जो इस डेफिनेशन का आएगा वो कहता है आपका स्कोप को बढ़ाने के लिए, यहां पर दूसरा पहलू जो होता है वो बोलता है एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, यानी कि एडवांसमेंट किस चीज का, ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्टिव, एनी अदर ऑब्जेक्टिव यानी कि जनरल पब्लिक यूटिलिटी का कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, इन 6 को छोड़कर, ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, जनरल पब्लिक यूटिलिटी। यहां पर बोला गया है कि ये जो जनरल पब्लिक यूटिलिटी के एडवांसमेंट करने के लिए जो पैसे आप लाते हो, उसमें से मैक्सिमम 20% पैसा ऐसा हो सकता है, मैक्सिमम 20% पैसा ऐसा हो सकता है जो कि आपने चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के अलावा यानी कि बिजनेस पर्पस से कमाया हो, यानी कि ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर से कमाया हो। तो यहां पर जो सेक्शन 2 के सबसेक्शन 15 का प्रोविजो आएगा, ये प्रोविजो क्या कहता है, ये प्रोविजो क्या 2 बातें बताता है कि आप
चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस नहीं बोलोगे, एक्सेप्ट यानी कि कुछ कंडीशन पूरा करोगे, तभी ट्रेड, कॉमर्स या मैन्युफैक्चर का जो इनकम है उसको आप चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस से कमाया हुआ पैसा बोलकर सेक्शन 11-12 के एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल करोगे। मुख्य तौर पे हमने यहां पर क्या देखा, सेक्शन 11-12 को साथ में रीड करते हैं तो चैरिटेबल रिलीजियस वालों को एग्जम्पशन मिलता है। सबसे पहले बोला कि जो आपने जो जनरल पब्लिक यूटिलिटी से रिलेटेड चीजें होनी चाहिए आपकी, यानी कि आपने जो है एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी एक्चुअली में किया हो, यानी कि एक्चुअल कैरी मतलब ऐसा ना हो कि केवल बिजनेस करते हो, एक्चुअल कैरी करते हो, आप समाज सेवा भी एक्चुअली में करते हो। और जो ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर से प्रीवियस ईयर में जो भी आपका टोटल रिसीट है उसका मैक्सिमम जो है 20%, मैक्सिमम 20% ऑफ टोटल रिसीट, टोटल जो भी रिसीव किया है प्रीवियस ईयर में उसका मैक्सिमम 20% जो है वो हो सकता है ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर वाला। अगर ये 20% एक्सीड किया तो क्या होगा, ये 20% अगर एक्सीड किया तो 11-12 का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, 11-12 एग्जम्पशन डिनाई कर दिया जाएगा। आपके जहन में आ रहा होगा कि ये जो प्रोविजो के अलावा दूसरा पहलू क्यों बताया, ये बताता है आपको सीबीडीटी सर्कुलर के बारे में। इसी प्रोविजो के संदर्भ में सर्कुलर ने बोला कि क्या होता है कि अगर आपने चैरिटेबल पर्पस नहीं किया, ठीक है, जो चैरिटेबल वाले लोग होते हैं उनको 2 जगह रजिस्ट्रेशन मिलता है, समाज सेवा वाले लोगों को 2 जगह रजिस्ट्रेशन मिलता है। एक तो आपने जाना 12AA में रजिस्ट्रेशन उनको मिलता है, कमिश्नर देता है। दूसरा है कि सेक्शन 10 के 23C में कुछ नोटिफाइड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे कि आपका हॉस्पिटल की एक्टिविटीज करते हो या एजुकेशन से रिलेटेड, या लंबा चौड़ा 10 के 23C में लिस्ट दिया गया है, वो लोग होते हैं। ठीक है, ये लोग भी चैरिटेबल एक्टिविटीज करने का काम करते हैं। तो ये जो इनका भले ही नोटिफिकेशन विड्रॉ नहीं हुआ, भले ही कमिश्नर ने 12AA में जो सर्टिफिकेट दिया था चैरिटेबल ट्रस्ट होने का वो कैंसिल नहीं किया, उसके बावजूद भी यहां पर आप अगर प्रोविजो की वजह से अगर आप ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज 20% से ज्यादा का करते हो तो आपका 11-12 जो है डिनाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीबीडीटी सर्कुलर आपको बताता है कि 11 एंड 12 जो है नो 11-12 एग्जम्पशन। ठीक है, अगर मान लीजिए इफ प्रोविजो टू सेक्शन 2 का 50 नॉट कंप्लाई, ठीक है, यानी इवन यहां पर क्या बोला, इवन अगर मान लीजिए कि आपने कैंसिल नहीं किया है रजिस्ट्रेशन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कैंसिल हुआ हो या नहीं हुआ हो, या फिर 10 के 23C वाला नोटिफिकेशन विड्रॉ हुआ या नहीं हुआ हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके अलावा बोला गया 143 सबसेक्शन 3 में क्या होता है कि अगर आप चैरिटेबल पर्पस के लिए काम नहीं कर रहे हो और आपने चैरिटेबल पर्पस बोलकर रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो आपका स्क्रूटनी असेसमेंट हो सकता है ट्रस्ट वालों। तो वहां पर स्क्रूटनी असेसमेंट किया हो या ना किया हो असेसिंग ऑफिसर, उन सबसे हमको कोई लेना देना नहीं है कि अभी भी उनके पास चैरिटेबल ट्रस्ट होने का सर्टिफिकेट है, अभी भी उनका नोटिफिकेशन विड्रॉ नहीं किया गया है, या फिर अभी भी स्क्रूटनी असेसमेंट नहीं हुआ है। वो हुआ है नहीं हुआ है वो अपना जाने, बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ यहां पर 11-12 डिनाई कर दिया जाएगा। बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ 11-12 यहां पर डिनाई कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोविजो टू सेक्शन 2 का 15 आपने कंप्लाई नहीं किया, तो ये आपने एनी एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी के बारे में जाना। अब ये 6 पॉइंट कौन कौन से हैं? ये 6 पॉइंट में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक गरीब लड़का था, वो पढ़ना चाहता था, तो गरीब लड़का से हो गया रिलीफ ऑफ पुअर, पढ़ना चाहता था से हो गया एजुकेशन। ठीक है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो योगा सिखाना चालू कर दिया। तो एक पॉइंट आपका हो गया योगा। फिर योगा सिखाते एक दिन उसकी तबियत खराब हो गई, तो उसको मेडिकल रिलीफ के लिए जाना पड़ा। मेडिकल रिलीफ के लिए जब जाना पड़ा तो वो बहुत बीमार पड़ गया और उसका इलाज हुआ। फिर बोला कि अब आप योगा नहीं कर सकते हो। तो उसके बाद वो क्या किया, वो एक जंगल के पास चला गया और उसने सोचा कि मैं इंसानों के लिए तो कुछ कर नहीं पाया, अब जानवरों के लिए कुछ काम करूंगा। तो इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने का काम करने लगा। वहां पर किसी ने उसको काम करते देखा तो आगरा उसको ले आया और आगरा में बोला कि तू ताजमहल के आसपास रह और यहां पर जो है ताजमहल को प्रिजर्व करने का काम कर, यानी कि मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्व करना। तो ये 6 पॉइंट यहां पर कवर हो गए। सबसे पहले आपने एक कहानी देखी रिलीफ ऑफ पुअर, ठीक है, वो एजुकेशन करना चाहता था। दूसरा पॉइंट आप क्या हो गया एजुकेशन। फिर योगा करने लगा, योगा करने के बाद जो है तबीयत खराब हुई तो मेडिकल रिलीफ लेना पड़ा, मेडिकल रिलीफ के बाद आता है आपका जो आपका इन्वायरमेंट
प्रिजर्व, इसमें भी तीन चीजें आती है। एक हो गया आपका वाइल्ड लाइफ, दूसरा हो गया वाटर शेड, और उसके बाद जो है आपका वाटर शेड हो गया, उसके बाद फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट प्रिजर्व। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि मॉन्यूमेंट्स, जो प्रिजर्वेशन की बात आती है, मॉन्यूमेंट्स वगैरह, मॉन्यूमेंट्स में आता है मॉन्यूमेंट्स और कोई भी प्लेस या फिर मॉन्यूमेंट्स या कोई भी प्लेट्स जो है, अगर मान लीजिए या फिर आर्टिस्टिक या हिस्टोरिकल इंटरेस्ट वाला कोई भी चीज है तो ठीक है, मॉन्यूमेंट्स, प्लेस या फिर आर्टिस्टिक या हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस वाला कोई भी चीज है तो उसको प्रिजर्व करना, ये सब आता है आपका चैरिटेबल पर्पस के लिए। ये सब जो संस्थाएं काम करती हैं, और बाकी जो काम हो गए होती है समाज सेवा के लिए, वो आपका एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। इन पांच के अलावा ये आपका छठा जो है 7वां पॉइंट में ये दिया गया, और 7वां पॉइंट के लिए प्रोविजो एप्लीकेबल होता है। 7वां पॉइंट के लिए बोला कि भाई 7वां पॉइंट में अगर आप बिजनेस करोगे, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जीपीयू आप करते हो, जनरल पब्लिक यूटिलिटी का कोई भी काम करते हो इन 6 के अलावा, तो आप बिजनेस नहीं करोगे। बिजनेस करोगे तो 11-12 का एग्जामिशन आपका डिनाई हो जाएगा। लेकिन बिजनेस करके जो पैसा लाते हो, वो पैसा अगर चैरिटेबल एक्टिविटी एक्चुअली कैरी ऑन के दौरान हो रहा है और आपके प्रीवियस ईयर के टोटल रिसीट का मैक्सिमम 20% रिसीव हो रहा है उस बिजनेस से, तो फिर 11-12 का एग्जामिशन आपका डिनाई नहीं किया जा सकता है। फिर सीबीडीटी सर्कुलर ने बोला कि 11-12 डिनाई नहीं किया जाएगा, ठीक है, सॉरी प्रोविजो आप लगेगा ही लगेगा। प्रोविजो टू जो यहां पर 20% वाला बोला गया है कि 20% तक आपका टोटल रिसीव का मैक्सिमम जो है वो एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी में बिजनेस से हो सकता है। लेकिन यहां पर बोला भले ही आपका 12AA का रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया गया हो, भले ही स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए नोटिस नहीं दिया गया हो, भले ही 10 के 23C का नोटिफिकेशन विड्रॉ ना किया हो, यहां पर 11-12 आपको डिनाई हो जाएगा अगर आपने प्रोविजो 2 सेक्शन 2 के सबसेक्शन 15 को कंप्लाई नहीं किया। ठीक है, यानी कि ये एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। उसके बाद जहां तक हम लोग बात करते हैं कि ये जो चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस का पूरा करने वाला हो गया, 12A में आपको बताया गया है कंडीशन जिस पर 11-12 का एग्जामिशन मिलेगा। 12AA में बताया गया रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में चर्चा, जो कि फाइनेंस एक्ट 2019 में यहां पर कुछ बदलाव भी है। अब यहां पर बात करते हैं कि जो इन लोगों का जो चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस वाले ट्रस्ट हैं, उनका कोई ना कोई इनकम होगा जिस पर उनको क्या मिलेगा, जिस पर उनको एग्जामिशन मिलेगा। तो इनकम किसको बोलते हैं? इनकम यहां पर जो है चैरिटेबल या इनकम ऑफ चैरिटेबल या फिर रिलीजियस ट्रस्ट। अब इनकम पर एग्जामिशन मिलेगा, वो यहां पर हमारी बात क्या आती है कि जो भी इनका इनकम होता है उसमें से क्या होता है कि जो 15%, 15% जो होता है टोटल इनकम का, इनका जो भी टोटल रिसीव होता है जिसको इनकम में कंसिडर किया जाएगा, वो विदाउट एनी कंडीशन जो है 11-12 के लिए एलिजिबल होता है। सेक्शन 11 एंड 12 एग्जामिशन, तो ये जो एग्जामिशन होता है 15% विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी कंडीशन, ठीक है, बिना कंडीशन के बोला कि एग्जाम्प्टेड रहेगा। लेकिन ये जो बाकी 85% हो गया, वो बोला कि अगर आप अप्लाइड इन इंडिया करते हो, यानी कि कंडीशन पूरा करते हो, तभी एग्जामिशन मिलेगा। अप्लाइड इन इंडिया फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। अब ये अप्लाइड किसको बोलेंगे हम बाद में जानेंगे। अप्लाइड इन इंडिया फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, ये अप्लाइड किसको बोलेंगे ये हम बाद में जानेंगे। पहले यहां पर हम आपको बता दें कि इनकम किसको बोलते हैं, जिसका ये आपका 15% और 85% निकालना है। ये इनकम जो है होता है, ये बहुत लंबा चौड़ा यहां पर बातें यहां पर हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले यहां पर इनकम की परिभाषा की जब आप बात करते हो तो आपके जहन में आता है कि वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, इन लोगों को दान दक्षिणा मिलता है कॉन्ट्रीब्यूशन, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। अब यहां पर वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन में दो बातें आती है। पहली बात है कि अगर मान लीजिए कि कॉर्पस के मैनर में आपको जो है वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया गया हो, कॉर्पस मैनर में, कॉर्पस मैनर का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन की वहीं पर पैसा खर्च करो, स्पेसिफिक डायरेक्शन। यानी कि इन लोगों को आजादी नहीं है, डोनेशन देने वाले ने साफ बोला कि बच्चों को पढ़ाने में ही खर्चा होना चाहिए, ठीक है, या फिर जो है मेडिकल रिलीफ के लिए ही खर्चा होना चाहिए। इस कंडीशन पे जो पैसा दिया जाता है कंट्रीब्यूशन बोल के, वो नॉट पार्ट ऑफ टोटल इनकम, यानी कि वो चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट के इनकम का पार्ट ही नहीं बनता है, नॉट पार्ट ऑफ
टोटल इनकम, ये टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं बनता है। जहां तक हम लोग बात करते हैं कि अगर ये टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनता है, यानी कि तो बाकी चीजें हो गई, बाकी चीजें मतलब अदर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, ये इनकम का पार्ट बनता है। ये अदर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ये इनकम का पार्ट बनता है, यानी कि इसका 15% 85% सीमा देखा जाएगा। ठीक है, दूसरी बात हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट किया है चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट ने, या फिर प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस। ठीक है, तो यहां पर इन्वेस्टमेंट किया है या फिर प्रॉपर्टी है इनके पास चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस वाले, या फिर बिजनेस करता है। अब जहां तक बात करते हैं कि जो बिजनेस है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर एडवांसमेंट ऑफ जो चैरिटेबल जो रजिस्ट्रेशन है उसका मकसद है क्या, वो 6 पॉइंट वाला नहीं, वो मेडिकल रिलीफ योगा वाला नहीं, बाकी है एनी अदर एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी वाला, तो आपको प्रोविजो को, कंडीशन को ध्यान में रखना है। नहीं, अगर प्रोविजो को पूरा नहीं कर पाया तो 11-12 का एग्जामिशन मिलेगा ही नहीं मिलेगा। जब एग्जामिशन ही नहीं मिलेगा तो ये 15%, 85% और ये सब करके फायदा नहीं है, पूरा उनका इनकम पे टैक्स लग जाएगा। ठीक है, तो अब जहां तक बात करते हैं, यहां पर बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी या बिजनेस के लिए जो बोलता है 11 का 4 करके एक सेक्शन है, सेक्शन 11 का सबसेक्शन 4, ये बिजनेस के बारे में क्या बोलता है कि सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। ये 3 बातें बोलता है। अगर ये जो इनकम की बात हम लोग करने के लिए जा रहे हैं, इसमें बिजनेस का भी इनकम है, तो 3 बातें बोलता है कि सबसे पहले बोलता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो सेपरेट रखना है। बिजनेस के लिए सारे खाते बही आपको अलग से रखने हैं। दूसरा कि ये बिजनेस आपका इंसिडेंटल टू समाज सेवा होना चाहिए। इंसिडेंटल होना चाहिए किस चीज के, इंसिडेंटल टू जनरल पब्लिक यूटिलिटी की इंसिडेंटल होना चाहिए। तीसरी बात यहां पर हम लोग बात करते हैं कि आपका यहां पर कोई भी कंसील्ड इनकम नहीं होना चाहिए, नॉट कंसील्ड इनकम। ठीक है, तो ईमानदारी का किया हुआ बिजनेस होना चाहिए। कोई भी पैसे को आप कंसील्ड इनकम को आप नहीं बोल सकते हो, यहां पर बिजनेस से कमाया हुआ पैसा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी हेल्ड की बात करते हैं। अब यहां पर 2 बातें बताई गई है। प्रॉपर्टी जो है वह आपका होली हेल्ड फॉर चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस। ठीक है, पूरा का पूरा हेल्ड फॉर चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस है। यहां पर देखो बातें कितनी घूमती है। ठीक है, और सारी बातें कनेक्ट करके यहां पर इसलिए मैं बता रहा हूं, हेल्ड फॉर चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस। तो उस सिचुएशन में तो ठीक है भैया, क्लियर है। ये अदर वाला तो आपका इनकम में आएगा, यहां पर मैं स्माइल दे देता हूं। ये भी पूरा का पूरा पैसा इनकम कहलाएगा, यहां पर भी मैं स्माइल दे देता हूं। ये पूरा का पूरा पैसा अगर ये जो प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट होली हेल्ड फॉर चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस या इन्वेस्टमेंट या बिजनेस। ठीक है, अब यहां पर अगर पार्टली की बात होती है, अगर पार्टली चैरिटेबल पर्पस के लिए हेल्ड किया हुआ है, तो यहां पर इंटरफेयर करेगा असेसिंग ऑफिसर। ये असेसिंग ऑफिसर बताएगा कि कितना परसेंटेज जो है बिजनेस के लिए है और कितना परसेंटेज इनकम में आएगा और कितना परसेंटेज 11-12 के लिए इनकम में नहीं आएगा। यहां पर जो हम लोग इनकम की परिभाषा देख रहे हैं वो स्पेसिफिकली क्यों देख रहे हैं, फॉर 11-12 एग्जाम्शन, फॉर सेक्शन 11 एंड 12 एग्जाम्शन। अगर यहां पर एग्जाम्शन के इस वाले इनकम में आएगा ना, ये जो स्माइल का सिंबल जहां पर आएगा ना, उसी पर ये 15% 85% का नियम एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा असेसिंग ऑफिसर ने मान लीजिए बता दिया कि 40% आपका जो है अदर देन जो है चैरिटेबल पर्पस वाला बिजनेस है, तो यानी कि पार्टली हेल्ड का सिचुएशन है, तो 40% जो है बाकी आप जानो, तो इस पर तो पूरा का पूरा टैक्स लग जाएगा। इस पर यहां पर सवाल ही नहीं उठेगा डिस्कशन का। बाकी बैलेंसिंग फिगर जो 60% का होगा वो आपका इनकम कहलाएगा चैरिटेबल पर्पस के लिए। ठीक है, होप आप समझ रहे हो यहां पर इस इनकम की मतलब क्या हुई। इस इनकम का मतलब जिसका हमको 15% और 85% करने का है। ठीक है, ये बात आती है। अब जहां तक बात करते हैं कि जब प्रॉपर्टी की बात आती है, यानी कि प्रॉपर्टी हो सकता है कैपिटल एसेट्स हो, और कैपिटल एसेट्स हो तो उसके ट्रांसफर करने पर आपको हो सकता है कैपिटल गेन हो, तो वहां पर आ जाता है सेक्शन 11 का सबसेक्शन 1A। सेक्शन 11 का सबसेक्शन 1A क्या कहता है कि अगर आपने जो है इस प्रॉपर्टी को सेल आउट किया है, इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है, तो उस सिचुएशन में आपका पैसा जो है वो यहां पर इनकम माना जाएगा और अकॉर्डिंगली ये आपके इनकम में कवर होगा। तो अप्लाइड के लिए जो है 85% कैलकुलेट करोगे, ये यहां पर अप्लाइड बोलकर जो है कवर आपको करना है। लेकिन यहां पर कुछ बातों को आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, विशेष ध्यान कुछ बातों को देना पड़ेगा।
अब यहां पर दो बातें आती है, कैपिटल गेन में दो बातें आती है। पहली बात, जो भी आप कैपिटल गेन में आपका नेट कंसिडरेशन होता है, नेट सेल कंसिडरेशन, ठीक है, नेट सेल कंसिडरेशन का पैसा जो होता है, यानी कि आपने जो एसेट्स को यहां पर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर की, उसको हम जानते हैं ओल्ड, पुरानी प्रॉपर्टी को आपने ट्रांसफर की, अब आप खरीदोगे नई, ठीक है, तो पुराना का जो बेचने का सारा पैसा है 100% से आपने न्यू खरीद लिया, तब तो जो पूरा का पूरा जो है पैसा वो आपका डीम्ड अप्लाइड मान लिया जाएगा, डीम्ड अप्लाइड मान लिया जाएगा। यानी कि आप यहां पर जो 85% की बात करो कि 85% आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, यानी कि इसमें आप आंख बंद करके बिंदास जो है पूरा पैसा जो गेन का यहां पर आपका सेल कंसिडरेशन का जो पैसा है, नेट सेल कंसिडरेशन का जो पैसा है गेन, उससे कैपिटल गेन जो आपका अराइज हुआ है वो पूरा का पूरा डीम्ड अप्लाइड मान लोगे। लेकिन अगर जहां तक हम लोग बात करते हैं कि अगर न्यू एसेट्स आपने खरीदा है, तो न्यू एसेट्स खरीदा है तो उस सिचुएशन में यहां पर बोला गया न्यू एसेट्स का दाम जो है कम है, ठीक है, न्यू एसेट्स का दाम जो है वो कम है, तो उस परिस्थिति में जो भी कॉस्ट ऑफ जो न्यू एसेट्स का होगा, न्यू एसेट्स का कॉस्ट होगा, ठीक है, माइनस जो आपका एसेट्स था उसका कॉस्ट होगा ओल्ड वाला, ठीक है, न्यू एसेट्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू एसेट्स माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट्स, इसको मान लिया जाएगा अप्लाइड, इसको मान लिया जाएगा अप्लाइड, नेट कंसिडरेशन का इस पोर्शन को मान लिया जाएगा अप्लाइड। लेकिन जो बैलेंसिंग पोर्शन बच गया जो कि नॉट अप्लाइड है, उसको इनकम मान लिया जाएगा, ठीक है, डीम्ड अप्लाइड मान लिया गया। तो यहां पर ऑलरेडी इस डिफरेंस को, और बाकी डिफरेंस जो आपका हो गया गेन का, ठीक है, वो इनकम का पार्ट बन जाएगा, वो इनकम का पार्ट बन जाएगा। होप आप बारीकी को समझ रहे हो, ठीक है, इसकी बातों को, छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहां पर हमने जाना कि इनकम किसको कहते हैं, इनकम कहां कहां से आता है, ठीक है, ये सारी बातों को हमने जाना, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं कि कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स में अप्लाइड तभी माना जाता है जहां पर सेल कंसिडरेशन से ज्यादा न्यू एसेट्स का दाम हो। मतलब आपको क्या करने का है, ध्यान में रखने का है कि सेल कंसिडरेशन जो आपका है उससे ज्यादा जो है कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स का आपका दाम होना चाहिए, तो 100% जो है डीम्ड अप्लाई मान लिया जाएगा, ठीक है। जनरली यही केस आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, लेकिन इससे भी बारीकी की सीमा मैंने आपको बता दी, जहां पर मैंने स्माइल का सिंबल दिया कि इनकम में ये भी इंक्लूड हो जाएगा। तो आपने कुल मिला के क्या क्या देखा, जहां जहां 4 जगह स्माइल आपको दिख रहा है वो इनकम कहलाएगा, और जब वो इनकम कहलाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो 11 जो है सेक्शन 11 और 12 के कंडीशन के हिसाब से 15% तक जो है विदाउट एनी कंडीशन आपको डिडक्शन मिल जाएगा, एग्जम्पशन मिल जाएगा 11-12 का, और 85% को आपको अप्लाइड करना पड़ेगा स्पेसिफाइड मैनर में, ठीक है, 85% को आपको अप्लाइड करना पड़ेगा स्पेसिफाइड मैनर में। अब जो हमारी चर्चा होगी वही ये 85% के संदर्भ में यहां पर हमारा डिस्कशन होगा। अब हम बात करते हैं 85% के बारे में। ये जो 85% वाला जो है, सबसे पहले आपने क्या देखा कि 15% और 85% जो भी इनकम होगा, ठीक है, वो जो भी इनकम होगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब हम लोगों ने इनकम का बहुत ब्रॉड मीनिंग देख लिया है। इनकम का ब्रॉड मीनिंग देखने के बाद एक बात यहां पर आता है कि यहां पर इनकम जो है आपको जो टोटल जो इनकम हो गया प्रीवियस ईयर का, ठीक है, जिसमें आपने सारी कहानी देख ली। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं कि इनकम के केस में दो बातें आती है। एक आपका आता है 15% जो होता है, इसको बिना किसी कंडीशन के आप क्या मानोगे, इसका एग्जम्पशन मिलेगा, इनकम जो कि एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 11N12, ठीक है। ये विदाउट एनी कंडीशन 15% जो है इसका आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा, विदाउट एनी कंडीशन। अब यहां पर एक बात बताई गई है कि ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, ये जो ट्रस्ट होते हैं वो किसी को कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते, मतलब दूसरे 12AA वाले को या फिर आपका जो है 1023 वाले को जो है वो आप कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते हो। लेकिन ये जो कहानी है कि कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते हो, ये 15% वाले के लिए कंडीशन नहीं है। ये चाहे तो इस 15% के पैसे में से किसी को कंट्रीब्यूशन वगैरह भी दे सकते हैं। ये डिस्कशन जो है वो बागरी फाउंडेशन जो दिल्ली हाईकोर्ट का मामला था उसमें लिया गया था, ठीक है, फाउंडेशन दिल्ली हाईकोर्ट, ठीक है। यह मामला था कि ये 15% का पैसा कहीं भी खर्च करो, यहां पर यह बात बोली गई। मतलब आपको मैं फिर से बता दूं कि सेक्शन 11 का 3 क्या बोलता है कि ये जो एक चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट है, ठीक है, ट्रस्ट जो होता है कांट डोनेट टू 12AA और
1023C ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये 11 का 3 जो बोलता है ये केवल एप्लीकेबल है इस 85% के लिए, ये केवल ये कंडीशन जो है 85% के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, इस 15% के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, ये बात जो है बागली फाउंडेशन का केस बोलता है, ठीक है। तो अब हम लोग 85% की जहां तक चर्चा कर रहे थे, वापस हम इसी चर्चा पे आते हैं। यहां पर कौन कौन सा एग्जम्पशन जो होता है 85% कब कब अप्लाइड माना जाएगा, तो जो आपका इनकम है उसको आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है तो अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में बताया गया है तो ठीक है चलेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर की जहां तक हम लोग कहानी बात करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बड़े ध्यान से सुनना। कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ना कंडीशन है कि आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा इस कैपिटल एसेट्स पे, ठीक है, तो वो आपका अप्लाइड माना जाएगा, आप डेप्रिसिएशन लेकिन क्लेम नहीं करोगे जो भी एसेट्स यहां पर एक्वायर किया है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप अगर कैपिटल एसेट्स खरीदते हो यानी कि ये खर्चा आपने किया है, ठीक है, तो या फिर आप किए हो रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपे किए हो ऑफ लोन, जो कि आपने लोन बोरो करके कैपिटल एसेट्स खरीदा था उसका लोन का रीपेमेंट किए हो तो भी यहां पर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माना जाएगा, तो भी ये 85% में अप्लाइड माना जाएगा। तो ये वाला अप्लाइड हो गया, ये वाला अप्लाइड माना गया, ठीक है, ये वाला अप्लाइड और ये वाला अप्लाइड। अब जाहिर सी बात है कि ये जो एसेट्स आप खरीदे हो ये आपका प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट कहलाएगा। यहां पर हमने बात करी थी ना, प्रॉपर्टी की बात करी थी, जो इनकम में जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी की बात करी थी, अब ये प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट में आ जाएगा, ठीक है, तो ये इस तरीके से वहां से यहां पर कनेक्शन हो गया, ठीक है, तो प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट आएगा, ये कैपिटल एसेट्स आपने खरीदा। तो उसके बाद जहां तक हम लोग बात करते हैं कि आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को 11 का 3 आपको क्या बोलता है कि आप दूसरे 11 यहां पर हमारी जो कहानी आती है सेक्शन 11 का, यहां पर बोला गया कि अगर आप किसी को डोनेट कर देते हो तो उस पोर्शन का आपका एग्जम्पशन विड्रॉ कर दिया जाएगा, ठीक है, डोनेट अगर कर देते हो 12AA वाले को या फिर 1023C वाले को तो ये आपका अलाउड ही नहीं है, इसकी वजह से इसको अप्लाइड नहीं माना जाएगा, उल्टा उस अमाउंट पर एग्जम्पशन आपका विड्रॉ कर दिया जाएगा। फिर यहां पर एक बात और आती है सेक्शन 11 का 1A, हमने आपको यहां पर 11 का 1A करके बताया था जिसमें ये कैपिटल गेन की कहानी बताई थी। कौन सी कहानी? कैपिटल गेन की कहानी, ठीक है। अगर ये आपने जो नेट सेल कंसिडरेशन है उसका पैसा अगर आप इन्वेस्ट करते हो नए कैपिटल एसेट्स खरीदने में तो उसको डीम्ड अप्लाइड माना जाएगा। उसको क्या माना जाएगा? डीम्ड अप्लाइड। डीम्ड अप्लाइड, वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि ये 85% वाले में कवर करेगा, इसको डीम्ड अप्लाई माना जाएगा, ठीक है। यहां तक की बात जो है उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एक कहानी आगे बढ़ाते हैं और वहां पर सब सेक्शन के हिसाब से आपको याद रखना है। ये सब सेक्शन है आपका 11 का सबसेक्शन 2 और 11 के 2 के साथ हम लोग 11 का सबसेक्शन 5 के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यहां पर क्या बोला गया है कि कभी कभी क्या होता है कि आप जो है रिसीव नहीं कर पाए, आपको पैसा रिसीव करना था, कहीं से आपको पैसा आने वाला था इस साल लेकिन आप रिसीव नहीं कर पाए, ठीक है। तो आप क्या करोगे? स्पेसिफाइड फॉर्म एंड मैनर में असेसिंग ऑफिसर को बोलोगे कि भाई साहब जो है हमको पैसा आने वाला था लेकिन आ नहीं पाया, तो हमारे हाथ में पैसे नहीं आए, तो आप डीम्ड बेसिस पे, एक्रू बेसिस पे इसको कंसिडर मत करो, ठीक है, इनकम में। तो वो आपका डीम्ड अप्लाई मान लिया जाएगा, मतलब सॉरी, इसको आप इसकी वजह से हमको एग्जेम्पशन मत रखो, हमको उस पैसे पर एग्जेम्पशन ले लेने दो 11-12 का, मान के चलो आप 85% जो है हमने अप्लाई कर दिया है, ऐसा मान के चलो, ठीक है, कहीं पैसा किसी वजह से फंसा हुआ रीजन है। तो दूसरी बात क्या होती है कि अगर मान लीजिए कि चैरिटेबल पर्पस को किसी काम के लिए 50 लाख खर्च करने का है, ठीक है, 50 लाख खर्च करने का है, बट अभी 20 लाख ही हुआ है। अब जब तक 30 लाख रुपया और नहीं आएगा तब तक हम उसको जो है इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे उस पार्टिकुलर चीज में। तो ये रीजन की वजह से आप असेसिंग ऑफिसर को लिख के दे दोगे कि भाई साहब हमको 50 लाख रुपए की जरूरत थी लेकिन केवल 20 लाख रुपए आ पाया, तो अगले साल 30 लाख रुपए और जब हमारा कलेक्शन हो जाएगा तो फिर हम वो काम कर लेंगे। तो फिलहाल आप इसको डीम्ड अप्लाई मान लो। असेसिंग ऑफिसर को आपने डिक्लेरेशन दिया कुछ रीजन के साथ, वही डिक्लेरेशन के बारे में बोलता है कि 11 के सबसेक्शन 2 में डिक्लेरेशन देना, डिक्लेरेशन देना कि हमको स्पेसिफिक पर्पस के लिए खर्च करना है, या आपने डिक्लेरेशन दे दिया, नहीं तो 11(5) के मैनर में
आपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, 11(5) के मैनर में पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, तो तत्काल इसको डीम्ड अप्लाई मान लिया जाएगा, तत्काल इसको डीम्ड अप्लाई मान लिया जाएगा। और 85% वाला आपने इन्वेस्ट कर दिया ऐसा मान लिया जाएगा, तत्काल इसको डीम्ड अप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, तो डीम्ड अप्लाई में हम लोगों ने क्या क्या देखा, ये रेवेन्यू और कैपिटल तो हमने देखा कि ये अप्लाइड है। ठीक है, ये तो एक्चुअल में चलो ये दोनों अप्लाइड है। बाकी डीम्ड अप्लाई में हम लोगों ने देखा एक कैपिटल एसेट्स वाला और दूसरा आपने क्या देखा, डिक्लेरेशन दे दिया वो वाला, या फिर 11(5) के मैनर में स्पेसिफिक जगह पर इन्वेस्ट कर दिया, 11(5) के मैनर में स्पेसिफिक जगह पर इन्वेस्ट कर दिया, तो भी हम उसको अप्लाइड मान लेंगे, तो भी हम उसको अप्लाइड मान लेंगे। ठीक है, तो अब तक की हम लोगों ने चर्चा जो है वो यहां तक की अप्लाइड की बात करी। 11 के 2 और 11 के 5 के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं यहां पर आपको बता दूं कि आपका यहां पर फाइनेंस एक्ट 2018 में आपका एक अमेंडमेंट आया था, जो कि यहां पर इंसर्ट किया था एक सेक्शन 11 के सबसेक्शन 1 में एक एक्सप्लेनेशन, जिसको बोला एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 11 का 1। ठीक है, एक एक्सप्लेनेशन यहां पर इंसर्ट किया गया। ये एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, ये दो चीजों के बारे में बताता है। एक आपका बताता है सेक्शन 40 का ए का क्लॉज नंबर IA। ठीक है, ये टीडीएस में आपने देखा था, टीडीएस में देखा था। ठीक है, उसके अलावा पीजीबीपी में आपने बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर पढ़ते वक्त में आपने देखा था 40A का सबसेक्शन 3/3A। ठीक है, ये यहां पर सेक्शन 11 के सबसेक्शन 1 के केस में, यानी कि इनकम को अप्लाई करने वाला जो क्राइटेरिया है 85% का, उसमें बोला कि आपको ये क्लॉज को भी ध्यान में रखना है। यानी कि इस क्लॉज के हिसाब से अगर इनका नॉन कंप्लायंस हुआ तो अप्लाइड नहीं माना जाएगा, अप्लाइड नहीं माना जाएगा। अब हम लोग इसी एक्सप्लेनेशन के बारे में जरा चर्चा करते हैं। ये एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 11 का सबसेक्शन 1। ये एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, ये बोलता है कि आप अप्लाई नहीं मानोगे अगर इन सेक्शन में आपका डिडक्शन को रोक लिया गया, तो वहां पर भी अप्लाई नहीं माना जाएगा। यानी कि 85% में भी कंडीशन पूरा नहीं करने के लिए इसको कंसिडर किया जाएगा। अगर 40A का क्लॉज नंबर आपका आता है IA, यहां पर क्या करना पड़ता है, रेसिडेंट को आप पेमेंट करते रहते हो तो टीडीएस काटना था। रेसिडेंट को पेमेंट करते वक्त में टीडीएस नहीं काटा तो 30% डिसअलाउ हो जाता है, 30% डिसअलाउ हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो है डिडक्टर पेमेंट टू रेसिडेंट को पेमेंट करते रहते हो तो टीडीएस काटना था, नहीं काटा, या फिर काट कर रिटर्न फाइल के डेट तक जमा नहीं किया, तो यहां पर क्या माना जाता है, 30% डिसअलाउ हो जाता है, 30% डिसअलाउ हो जाता है। तो यहां पर भी आपका 85% वाले के केस में भी बोला कि भाई 85% वाला जो इसको आप तत्काल आप अप्लाइड मान रहे हो उसको नॉट अप्लाइड मानोगे। 85% वाले को यहां पर क्या मानोगे, नॉट अप्लाइड मानोगे। ये 85% के बारे में भी बोला कि वो जो आपका जितना वहां पर डिसअलाउ हुआ, भाई साहब यहां पर भी 85% में हम उसको अप्लाई नहीं मान सकते हैं। तो ये जो क्लॉज है 11 के 1 के लिए भी एप्लीकेबल माना जाएगा। ठीक है, तो डिसअलाउंस वाला। फिर यहां पर ये सेक्शन आपको क्या कहता था कि अगर ये पैसा रेसिडेंट को दिया जा रहा है, ठीक है, अब ये बंदा जिस पेई को दिया जा रहा है, जिसका फाइनेंस एक्ट 2019 में अमेंडमेंट भी आया, बोला केवल रेसिडेंट नहीं नॉन रेसिडेंट को भी दिया जा रहा है, और उसने भी अपने इनकम में कंसिडर किया। जिस बंदा ये जो पेयर है, ठीक है, ये सॉरी पेई है, पेई ने क्या किया, अपने इनकम में इसको कंसिडर कर लिया। इनकम में कंसिडर करने के अलावा टैक्स भी उस पर पेमेंट कर दिया और साथ में रिटर्न फाइल भी कर दिया उसने टाइम पर। इस रेसिडेंट बंदे ने इनकम में कंसिडर कर लिया, इंक्लूड कर लिया, टैक्स भी पेमेंट कर दिया, रिटर्न भी फाइल कर दिया, उसके अलावा जो है सीए से सर्टिफिकेट भी लाके दे दिया। ठीक है, कि हमने भाई भले ही उस बंदे ने टीडीएस नहीं काटा, लेकिन लेने वाले ने अपने रिटर्न में उसको इनकम बोलकर कंसिडर करके टैक्स वगैरह दे रखा है। ये रेसिडेंट अच्छा आदमी निकला। तो उस परिस्थिति में जो डिडक्टर है उस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि उसको अलाउ हो जाएगा, डिसअलाउंस वाला कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा अगर लेने वाले बंदे ने अपना काम सही से कर दिया तो। ये 4 काम पूरे कर दिए तो अब जाहिर सी बात है कि रेसिडेंट ने ये 4 काम पूरे कर दिए तो इनको अलाउंस हो जाएगा। इनको अलाउंस होने की वजह से अगर यहां पर जो है डिडक्टर 85% वाले इनकम में इसको अप्लाइड मान लेगा, अप्लाइड मान लेगा, भले ही उन्होंने उनका फॉल्ट था उसके बावजूद भी यहां पर अप्लाइड कंसिडर कर लिया जाएगा। दूसरी कहानी आती है 40A के सबसेक्शन 3 और 3A की। ये क्या बोलता है, आपको पता है कि 10,000 से ज्यादा एक दिन में किसी एक बंदे को पेमेंट करोगे तो स्पेसिफाइड मोड में ही करना है। तो ₹10,000 प्लस का पेमेंट अगर आप करते हो तो मोड यहां पर फिक्स है आपका कि या तो आपने जो है अकाउंट पे ही चेक या फिर ड्राफ्ट से दिया हो या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम से दिया हो।
ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम से दिया हो, या फिर फाइनेंस एक्ट में 2019 ने बोला अदर मोड एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, अदर प्रिस्क्राइब्ड मोड में, ठीक है, ये केवल इसी मोड में 10,000 से ज्यादा पेमेंट देना है, या तो चेक से देना है, ड्राफ्ट से देना है, या ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम से देना है, या अदर प्रिस्क्राइब्ड मोड में देना है। अब इस अदर प्रिस्क्राइब्ड मोड में बाद में पेटीएम और गूगल पे आएगा कि नहीं आएगा, वो सब चीजें क्लियर की जाएगी, क्योंकि वो सब भी इलेक्ट्रॉनिक मोड है, ठीक है। तो 10,000 से ज्यादा मान के चलो, अगर एक बंदे को कैश में पेमेंट किया है तो 40A का सबसेक्शन 3 बोलता है कि वो पेमेंट डिसअलाउ हो जाएगा। अब ये क्लॉज जैसे ही आ गया वैसे ही आपका नॉट अप्लाइड में माना जाएगा, मतलब 85% वाले जो सिचुएशन थे कि भाई आपको अप्लाई करना था, उसकी कहानी में नॉट अप्लाइड में माना जाएगा। दूसरी बात आती है यहां पर 40A का 3A, 40A का 3A ये बोलता है यहां पर क्या कि आपने प्रीवियस ईयर में, आपको पता है कि अगर आपके पास कैश सिस्टम और मर्केंटाइल सिस्टम दोनों फॉलो कर सकते हो, यानी कि प्रीवियस ईयर में अगर आपने ड्यू बेसिस पर डिडक्शन ले रखा था, ड्यू बेसिस पर डिडक्शन ले रखा था और इस साल में 10,000 से ज्यादा कैश में पे कर दिया, तो आपके जिस साल में आपने पिछले 2 साल पहले मान लीजिए ड्यू बेसिस पर एक्सपेंस में साइड में डिडक्शन ले रखा था, आज के डेट में क्या किया है कि उस बंदे का जिसका एक्सपेंस बेसिस पर डिडक्शन ले रखा था, उसका पेमेंट उधार था, उसको हमने पे कर दिया, वो भी कैश में पे कर दिया। तो जो पेमेंट हमने किया है वो इस साल का करंट प्रीवियस ईयर का वो इनकम माना जाता है, वो करंट प्रीवियस ईयर का इनकम माना जाता है। तो यहां पर भी 85% मामले में भी बोला कि नॉट अप्लाइड ये क्राइटेरिया लगेगा, मतलब आपका इनकम माना जाएगा, इनकम माना जाएगा करंट ईयर का, और नॉट अप्लाइड में आपका 85% में जो है वो आप इसको अप्लाइड नहीं बोलोगे। ये पेमेंट करने के बावजूद भी आप ये नहीं कह सकते हो 40A के 3 और 3A की वजह से आप नहीं कह सकते हो कि हमने 85% में इतने पैसे को अप्लाई कर दिया है। ये कहानी यहां पर बनती है। हम एक बार सारी कहानी को फिर से बताते हैं, उसके बाद जो है हम लोग यहां पर आगे बढ़ेंगे। जहां तक चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट की बात आती है तो चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट में हम लोग आगे देखते हैं चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट, ठीक है। अभी आपकी जो बात आती है सेक्शन 11-12 में एग्जेम्पशन आपको मिलता है। ये बात अब तक हम लोगों ने देखा कि इनकम का 15% विदाउट एनी कंडीशन और बाकी 85% जो है कंडीशनल एग्जेम्पशन मिलता है, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं कि ये जो इनकम पर आपको 85% का डिडक्शन मिलेगा वो कैसे कैसे मिलेगा, उसकी सारी कहानी हम लोगों ने देख ली। जरा ध्यान से आप मेरी बात को सुनो वापस से। सारे प्रकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी डिडक्शन मिलता है, लेकिन अगर वो जो कैपिटल एसेट्स खरीदा है उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते हो। फिर जहां तक बात करते हैं कि कैपिटल एसेट्स का दूसरे फॉर्म में डिडक्शन तब मिलेगा जब आपने कैपिटल एसेट्स खरीदा था उसके लोन का रीपेमेंट करते हो, तभी भी 85% में बोला कि डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। और कहानी क्या आती है, और कहानी ये आती है कि इस चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट का जो 85% वाला इनकम है ना, उससे आप किसी को डोनेशन नहीं दे सकते हो। अगर आपने डोनेशन दिया तो क्या होगा, अगर आपने डोनेशन दिया तो उस परिस्थिति में आपका क्या होगा कि वो एग्जम्पशन विड्रॉ हो जाएगा। अगर वो एग्जम्प्टेड एग्जम्पशन लेके आपने किया तो 11 का सबसेक्शन 3 कहता है कि एग्जम्पशन आपका विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब कभी कभी क्या होता है कि आप अभी तुरंत पैसा 85% वाला जो फंड है आपके पास उसको इस करंट प्रीवियस ईयर में खर्च नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो चीज आपको खरीदना है उतने पैसे आपके पास नहीं है। तो आप क्या करोगे, असेसिंग ऑफिसर को डिक्लेरेशन दोगे, ठीक है। आप असेसिंग ऑफिसर को जो डिक्लेरेशन दोगे वो 11 का सबसेक्शन 2 बताता है कि 11 का 2 रीजन के साथ आप बताओगे कि भाई साहब हम अभी पैसे खर्च नहीं करने के लायक हैं, क्योंकि जो चीज हमें खरीदनी है, जमीन खरीदना है या जो भी एक्सपेंडिचर हमको करना है उसके लिए फंड हमारे शॉर्ट पड़ रहे हैं। तो एक काम करो, तत्काल इस फंड को जो है हमको तत्काल होल्ड करके रखने दो। तो आपको 5 साल का सर्टिफिकेट देता है, मैक्सिमम 5 साल का समय देता है कि भाई साहब आप 5 साल के अंदर में एक काम करो, इस चीज को खरीद लेना। 5वें साल के बाद 6वें साल में भी अगर आपने नहीं खरीदा तो वो 6वें साल का इनकम माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि 11 का 5 जो आपका बोलता है कि स्पेसिफाइड मैनर में जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज वगैरह जगह जगह पर जमा करने के लिए बोल दिया असेसिंग ऑफिसर कि एक काम करो, नहीं तो एक काम करो आप उस जगह पर जमा कर दो, वो पार्टिकुलर चीज में खर्चा कर दो, ठीक है। वो 11 का 5 बोलता है तभी भी हम आपका अप्लाइड मान लेंगे, ठीक है, यानी कि डीम्ड अप्लाइड मानेंगे, उसको डीम्ड अप्लाई कहा जाता है। डीम्ड अप्लाई का एक और कंसेप्ट होता है आपका कैपिटल गेन का पैसा। कैपिटल गेन का जो सेल कंसिडरेशन होता है पूरा का पूरा आपने नए एसेट्स में खरीद लिया तो वो डीम्ड अप्लाई माना जाएगा। तो पहली बात तो हमने देखी कि यहां पर 85% वाले का जो आपको एग्जम्पशन मिलेगा वो कब मिलेगा, टोटल इनकम है, ठीक है, चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट का इनकम है। इस इनकम पे आप क्या लेना चाहते हो, सेक्शन 11-12 का एग्जम्पशन लेना चाहते हो। 11-12 का एग्जम्पशन लेना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 15% तो बिना
किसी कंडीशन का, 85% कंडीशनल एग्जाम्पशन। यहां पर बोला कि आपका जो है कुछ एक फैक्टर, एक टर्म बोला गया अप्लाइड, अप्लाइड कर दोगे तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा, अप्लाइड इन इंडिया, लेकिन अप्लाइड भारत में ही होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन यहां पर हमको बोलता है डीम्ड अप्लाइड। डीम्ड अप्लाई में हमने क्या क्या देखा, एक तो बताया कि 11 के 2 के मैनर में आप डिक्लेरेशन दे दो, नहीं तो 11 के 5 के मैनर में इन्वेस्टमेंट कर दो, और नहीं तो हमको बोला 11 का 1 एक कैपिटल गेन वाला। ठीक है, ये डीम्ड अप्लाई का कंसेप्ट बोला। अप्लाइड में हमको क्या बोला, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला। कैपिटल में भी दो बातें बोली कि एक तो आपका नॉर्मल कैपिटल एक्सपेंडिचर करंट प्रीवियस ईयर में करते हो वो, और दूसरा लोन का रीपेमेंट करते हो तो, यानी कि ये सारे 85% में आपके जो क्या मान लिए जाएंगे, आपने अप्लाई कर दिया अकॉर्डिंगली 11-12 का एग्जाम्पशन आपको मिल जाएगा। अगर जिस इनकम पर, ये वाले इनकम पर आपने 11-12 का एग्जाम्पशन लिया ना, तो आप सेक्शन 10 का एग्जाम्पशन कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट, लेकिन आप क्लेम कर सकते हो अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम है तो 10 का 1 पर रोक नहीं है, बाकी कोई भी सेक्शन 10 का फायदा आप उस इनकम पर नहीं ले सकते हो। ठीक है, फिर यहां पर 11 का 1 में ये सारे जो 85% वाले कंडीशन बताया गया है वो सेक्शन 11 का 1 में बताया गया है। ठीक है, ये 11 का 1 का एक्सप्लेनेशन 3 ऐड किया गया आपका फाइनेंस एक्ट 2018 में। फाइनेंस एक्ट 2018 ने क्या बोला कि ये जो 11 का 1 है उसमें एज सच एप्लीकेबल होगा दो सेक्शन, कौन कौन, एक 40A का आईए, 40A का आईए बोलता है कि टीडीएस अगर रेसिडेंट को पेमेंट करते रहते हो तो काटो, अगर नहीं काटा तो आपने अगर मान लीजिए टीडीएस नहीं काटा या टीडीएस काटा तो लेकिन टाइम पर रिटर्न फाइल करने के डेट तक जमा नहीं किया तो उस परिस्थिति में क्या हो जाएगा, ये जो टीडीएस का पेमेंट आप करते हो ये डिसअलाउ हो जाएगा। बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर में आपने देखा था और टीडीएस चैप्टर को साथ में ध्यान देते हो तो डिसअलाउ हो जाएगा। अब यहां पर बात आती है कि यहां पर भी जो एक्सपेंडिचर किया है, मान लीजिए कि मैंने यहां पर एक्सपेंडिचर किया है 40A का आईए में, हमको टीडीएस को रेसिडेंट को पेमेंट करते वक्त में टीडीएस काटना था लेकिन हमने नहीं काटा या काट कर टाइम पर जमा नहीं किया तो इसको अप्लाइड नहीं माना जाएगा। इट शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज अप्लाइड। अप्लाइड नहीं माना जाएगा तो क्या होगा, हमको चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट वाले को फायदा नहीं मिलेगा, 11-12 के एग्जाम्पशन का फायदा नहीं मिलेगा। अब यहां पर कहानी में का दूसरा पहलू होता है। कहानी का दूसरा पहलू हमको क्या कहता है, कहानी के दूसरे पहलू में हमको बताया गया है साफ साफ ये बात कि 40A का 3 भी यहां पर एप्लीकेबल होगा और साथ में 40A का 3A भी एज सच एप्लीकेबल होगा 11 का 1 के लिए भी। यानी कि ये क्या बोलता है कि 10,000 से ज्यादा अगर कैश में पेमेंट करते हो एक पर्सन को एक दिन में, एक पर्सन को एक दिन में 10,000 से ज्यादा का कैश पेमेंट करते हो तो भाई साहब वो 10,000 का हम आपको डिडक्शन डिसअलाउ कर देंगे। असेसिंग ऑफिसर चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि हम आपका डिडक्शन डिसअलाउ कर देंगे। याद रखो, तो यहां पर भी बोला कि नॉट कंसिडर्ड एज अप्लाई। अगर 10,000 से ज्यादा आप अदर देन स्पेसिफाइड मोड में पेमेंट करते हो तो उस परिस्थिति में उसको अप्लाइड नहीं माना जाएगा। यहां पर 40 का ए का सबसेक्शन 3A हमको क्या बोलता है, ये 3A में बताया गया है कि अगर आप एक्यूरल सिस्टम को फॉलो करते हो और कभी पिछले साल में ड्यू बेसिस पर आपने खर्चे साइड में बोलकर डिडक्शन ले रखा था और इस साल में करंट प्रीवियस ईयर में आकर 10,000 से ज्यादा आप कैश में पे कर देते हो तो इस साल का करंट ईयर का वो इनकम मान लिया जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर टीडीएस वाले में जो है एक एक्सेप्शन आता है, वो एक्सेप्शन बोलता है कि अगर ये बंदा रेसिडेंट बंदा जो होता है ये 4 काम कर लेता है, क्या क्या कि अपने इनकम में कंसीडर कर लेता है। ये रेसिडेंट का नाम हम देते हैं अच्छा आदमी, अच्छा भारतीय। ये अपने इनकम में वो पैसा जो मिला है उसको, जो आपका 40A का आईए में डिडक्टर को डिसअलाउ किया जाने वाला पैसा है, ये अपने इनकम में कंसीडर कर लिया, अकॉर्डिंगली टैक्स पे कर दिया, रिटर्न के साथ बता दिया और साथ में सीएसएस का सर्टिफिकेट भी दिखा दिया। तो उस परिस्थिति में क्या होगा, इस बंदे के हैंड में डिसअलाउ नहीं होगा। डिडक्टर के हैंड में जब डिसअलाउ नहीं हुआ, यानी कि ट्रस्ट के हैंड में जब डिसअलाउ नहीं हुआ तो ट्रस्ट उसका अप्लाइड मानकर उसका बेनिफिट ले लेगा। ठीक है, यहां तक की पूरी कहानी हम लोगों ने पहले ही चर्चा करके रखी थी। अब हम लोग सब कुछ बात करते हैं कि चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट में हमने देखा क्या था। याद रखो सेक्शन 2 का सबसेक्शन 15, 2 का 15 15 15, 2 का 15, 2 का 15, 2 का 15, यानी कि सेक्शन 2 का सबसेक्शन 15 बोलता है चैरिटेबल पर्पस के बारे में। चैरिटेबल पर्पस में क्या क्या इंक्लूड होगा, चैरिटेबल पर्पस में इंक्लूड होगा रिलीफ ऑफ पुअर, एजुकेशन, योगा, मेडिकल रिलीफ, एनवायरमेंट प्रिजर्व करना, ठीक है, और उसके बाद मोन्यूमेंट्स प्रिजर्व करना, ये सारी चीजें हो गई। फिर जहां तक बात करते हैं कि 6 पॉइंट तो हमने देख लिया, 6 पॉइंट में कमर्शियल हो, नॉन कमर्शियल हो, कोई भी एक्टिविटीज हो गई वो चैरिटेबल पर्पस कहलाएगा ही कहलाएगा विदाउट एनी कंडीशन। लेकिन 7वां पर्पस जो है वो बोलता है एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, एनी अदर, ये 6 के अलावा रिलीफ ऑफ पुअर, एजुकेशन, योगा, मेडिकल रिलीफ, एनवायरमेंट प्रिजर्व करना और मोन्यूमेंट्स प्रिजर्व करना, ये 6 के अलावा जो 7वां पॉइंट है, 7वां पॉइंट जो एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी है, उसके लिए प्रोविजो एप्लीकेबल होता है। प्रोविजो क्या बोलता है, प्रोविजो आपको साफ साफ बोलता है कि आपका जनरल पब्लिक यूटिलिटी एक्चुअली कैरी
होना चाहिए, यानी कि समाज सेवा एक्चुअली होना चाहिए। और अगर आप ट्रेड, मैन्युफैक्चर या सिमिलर एक्टिविटीज करते हो तो जो भी आपका प्रीवियस ईयर में पैसा मिला है, टोटल पैसे का मैक्सिमम 20% उस ट्रेड का पैसा होना चाहिए, उस ट्रेड, मैन्युफैक्चर या सिमिलर एक्टिविटीज का पैसा होना चाहिए। अगर 20% से आपका प्रीवियस ईयर में टोटल रिसीट का एक्सीड कर गया तो मान लीजिए कि 10 लाख रुपए में जो है 2 लाख रुपए मैक्सिमम बिजनेस से होना चाहिए, बाकी 8 लाख रुपए जो होना चाहिए आपको चंदा से मिले, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से मिले या प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट से मिले, चलेगा। लेकिन 20% मैक्सिमम आपका बिजनेस से होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि 20% मैक्सिमम बिजनेस से एक्सीड कर गया तो इसका मतलब आपको उस साल, यानी कि उस साल 2K15 में चैरिटेबल पर्पस बोलकर डिडक्शन नहीं मिलेगा कि आपने चैरिटेबल पर्पस के लिए पूरा किया है काम, और आपको यहां पर एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, 11-12 का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। उसके बाद बोला कि सवाल यहां पर यह उठा कि वो चिल्लाने लगा, वो रोने लगा, एसएससी रोने लगा, वो बोलता है चैरिटेबल ट्रस्ट क्या रोने लगा। मान लीजिए इस्कॉन का एग्जांपल हम लेते हैं तो इस्कॉन ट्रस्ट जो है रोने लगा, वो क्या बोलता है कि हमारा तो अभी तक चैरिटेबल 12AA का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल ही नहीं हुआ है, तो आप हमको एग्जम्पशन कैसे रोक सकते हो? थोड़ा सा हमने व्यापार क्या कर लिया, कुछ पूजा पाठ के सामान क्या बेच दिए, आप हमको बोलते हो कि बिजनेस एक्टिविटीज करते हो। सॉरी, वो तो रिलीजियस ट्रस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। रिलीजियस ट्रस्ट यहां पर जो है ना हम चैरिटेबल पर्पस की स्पेशली बात करें, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए कोई भी चैरिटेबल संस्था का नाम ले लेते हैं, ठीक है। उसकी किसी का नाम लेना सही नहीं है, इसकी वजह से हम अंदाज से मान के चलते हैं कि एबीसी संस्था है, ठीक है। एबीसी संस्था है तो चैरिटेबल एक्टिविटीज, तो 12AA का जो कंडीशन होता है, 12AA का कंडीशन होता है भले ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका कमिश्नर ने कैंसिल नहीं किया, यह बोलकर कि आप बिजनेस एक्टिविटीज करते हो, भले ही आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया, उसके बाद भी 11-12 का एग्जम्पशन हम डिनाई कर देंगे, 11-12 का एग्जम्पशन डिनाई कर देंगे, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कब करता है? 12AA में हम लोग देखेंगे रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल करता है वो बोलता है कि अगर आप चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं करते हो या फिर चैरिटेबल एक्टिविटी बोलकर जब आपने रजिस्ट्रेशन लिया था, उस रजिस्ट्रेशन में आपने ऑब्जेक्ट बताया था कि हम बच्चों को खिलाना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो ऑब्जेक्ट पूरा नहीं कर रहे हो या चैरिटेबल एक्टिविटी या ऑब्जेक्टिव के हिसाब से काम नहीं कर रहे हो तो आपका पक्का से पक्का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा, रजिस्ट्रेशन शैल कैंसिल। और 12AA बोलता है 4 सिचुएशन जिसमें रजिस्ट्रेशन में कैंसिल। रजिस्ट्रेशन में कैंसिल मतलब क्या कि आप आम पब्लिक के लिए जो है चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं चलाते हो, आप किसी स्पेसिफिक धर्म के लिए, स्पेसिफिक कास्ट के लिए या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए या स्पेसिफाइड पर्सन के लिए जो है वो चैरिटेबल काम करते हो, ठीक है। तो उस परिस्थिति में यहां पर बोला, या फिर 11(5) के अलावा अदर मोड में आप जो है पैसा वैसा इन्वेस्ट कर देते हो तो मैं भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दे, कमिश्नर की मर्जी है। तो दो पॉइंट में बोला गया शाल, यानी कि पक्का से पक्का कैंसिल कर देगा अगर आप चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव को या एक्टिविटीज को पूरा नहीं करते हो। और 4 केस ऐसा बोले जिसमें मे कैंसिल, 12AA में यह बात बोला गया है। लेकिन आपका जब देखोगे यहां पर सेक्शन, यहां पर कौन सा सेक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं, यहां पर 2 के सबसेक्शन 15 के प्रोविजो की बात कर रहे हैं। बोलता है भैया यहां पर तो पक्का से डिनाई करेगा, ये बोलता है, ये सेक्शन बोलता है कि एग्जम्पशन आपको नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। 11-12 वाला बोलता है कि नहीं देंगे, लेकिन आपका जो है 12AA बोलता है कि कैंसिल कर सकते हैं 4 केस में। अब जहां तक बात करते हैं कि मे कैंसिल, तो मे कैंसिल में जब बात आती है तो भाई वहां पर कैंसिल करा है नहीं करा उससे कोई मतलब नहीं है, यहां पर हम आपका एग्जम्पशन डिनाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने 20% से ज्यादा पैसा जो है वो रिसीव किया है प्रीवियस ईयर में बिजनेस से, यानी कि आपका ट्रेड, कॉमर्स या अदर सिमिलर एक्टिविटीज से। ओके, अब यहां पर कहानी में ट्विस्ट आती है। एक सेक्शन होता है 10 का 23C। 23C में जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ संस्थाओं को चैरिटेबल बोलने का, समाज सेवा करने की वजह से उनका एग्जम्पशन दे देती है सेक्शन 10 के तहत, ठीक है। अब वहां पर क्या होता है कि अगर लगता है कि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं वो लोग, तो असेसिंग ऑफिसर सरकार को रिपोर्ट करता है और सरकार उस नोटिफिकेशन को विड्रॉ करती है उस पार्टिकुलर संस्थाओं के लिए। तो अब जब सरकार विड्रॉ नहीं की है उसके बावजूद भी यहां पर 11-12 रोक दिया जाएगा, हमको 1023 से लेना देना नहीं है। प्रोविजो बोलता है कि मेरे को कोई उससे लेना देना नहीं है, 12AA वाले जो करे, 1023C वाला जो करे, उससे हमको लेना देना नहीं है। एक सेक्शन और खड़ा हो जाता है, स्क्रूटनी असेसमेंट का सेक्शन 143 सबसेक्शन 3। स्क्रूटनी असेसमेंट में क्या बोला गया है, वो भी बोलता है कि भैया स्क्रूटनी हमारा हुआ ही नहीं है। एसएससी बोलने लगा, बोलता है हमारा तो स्क्रूटनी हुआ ही नहीं है, तो बोलता है कोई बात नहीं, तेरा स्क्रूटनी हुआ है नहीं हुआ से हमको कोई लेना देना नहीं है, 12AA से हमको कोई लेना देना नहीं है, 1023 से हमको कोई लेना देना नहीं है। सीबीडीटी सर्कुलर साफ साफ बोला है कि ये प्रोविजो जो है, यानी कि 20% वाला जो मामला है, 20% से ज्यादा अगर बिजनेस एक्टिविटी से आप रिसीव करते हो तो भैया आपका एग्जम्पशन तो विड्रॉ पक्का से पक्का होगा ही, हम तो करेंगे ही, आपका एग्जम्पशन नहीं देंगे, डिनाई कर देंगे, ठीक है। अब ये 10-11 हम लोगों ने बात करी कि 10-11 का एग्जम्पशन, सॉरी 11-12 के एग्जम्पशन की पूरी कहानी हम लोगों ने बात करी कि पहले तो इनकम होता है, इनकम को अप्लाई करते हैं 15% बिना कंडीशन के, 85% कंडीशन के, तो फिर एग्जम्पशन मिल जाता है। अब क्या और कोई कंडीशन होता है तो और रजिस्ट्रेशन वगैरह वाला भी कंडीशन होता है, और कंडीशन आपको पूरे करने
करने पड़ेंगे, जिसको बोला गया 12A का कंडीशन। 12A का कंडीशन क्या बोलता है? 12A का कंडीशन बोलता है कि आपको सबसे पहले 12AA में कमिश्नर के पास रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई जब करोगे उसी वाले प्रीवियस ईयर से आपको 10-11 का 11-12 का एग्जामिशन आप क्लेम कर सकते हो। ओके, ठीक है, अप्लाई करने वाले प्रीवियस ईयर से ही क्लेम कर सकते हो। कितनी खुशी की बात है, कितनी अच्छी बात है। उसके बाद बोला गया कि अगर आपका जो है 11-12 के एग्जामिशन के बिना बेसिक एग्जामिशन लिमिट से इनकम एक्सीड करता है, बेसिक एग्जामिशन लिमिट यानी कि 2.5 लाख इंडिविजुअल वाला जो होता है, ठीक है, 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, तो उसको बोलते हैं बेसिक एग्जामिशन लिमिट। तो बेसिक एग्जामिशन लिमिट से अगर आपका इनकम एक्सीड करता है बिना 11-12 के एग्जामिशन को कंसिडर किए हुए, तो आपको सीए से सर्टिफाई भी करवाना पड़ेगा, यानी कि आपका सीए का ऑडिट रिपोर्ट भी जमा करना पड़ेगा, सीए का रिपोर्ट भी जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो भैया आप ध्यान में रखो कि आपको सीए का रिपोर्ट तब लगेगा जब आपका बेसिक एग्जामिशन लिमिट से एक्सीड कर जाता है इनकम बिना 11-12 के एग्जामिशन दिए हुए। फिर यहां पर बोला गया कि मान लीजिए कि आप कई सालों से समाज सेवा का काम करते थे, लेकिन अभी जाके आपको अकल आया है, यानी कि आप रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट जो रिट्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो, रिट्रोस्पेक्टिव जो है लेना चाहते हो, तो क्या ये रजिस्ट्रेशन रिट्रोस्पेक्टिव मिलेगा? रिट्रोस्पेक्टिव में लेना चाहते हो। क्यों लेना चाहते हो? क्योंकि आप जो है जो 9-10 ईयर में ही 2009-10 में ही आपने चालू कर दिया था, 2020-21 की बात अब हो गई, तो भाई साहब आपको क्या हमको उस वक्त से रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी दोगे? तो पहले जमाने में ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन अब बोला गया कि रिट्रोस्पेक्टिव भी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, रिट्रोस्पेक्टिव भी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। और इस ग्राउंड पर 147 का असेसमेंट नहीं करेगा। 147 मतलब स्केपिंग असेसमेंट, चोरी चमारी का असेसमेंट। 147 का असेसमेंट नहीं करेगा असेसिंग ऑफिसर कि आपने 9-10 में क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन लिया, ये बोलकर आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता कि आपने 9-10 में रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं लिया। अगर आप कुछ कंडीशन को पूरा कर देते हो तो रिट्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। कौन कौन से कंडीशन? सबसे पहले तो वो देखेगा, आपका जो कमिश्नर है वो देखेगा कि जेन्युइन हार्डशिप नहीं पड़ना चाहिए एसएससी पर, हार्डशिप तो नहीं पड़ रहा है अगर उसको हम रजिस्ट्रेशन नहीं देते हैं तो। दूसरी बात देखेगा सेम ऑब्जेक्ट क्लॉज। सेम ऑब्जेक्ट क्लॉज मतलब उस वक्त भी आपका बच्चों को पढ़ाने का समाज सेवा का काम करते थे और आज भी आप बच्चों को पढ़ाने का ही काम करते हो। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्लॉज जो है सेम होगा, सेम ऑब्जेक्ट क्लॉज, यानी कि ऑब्जेक्ट क्लॉज में कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, आप लगातार वही चीज पे काम करते जा रहे हो, बच्चों का गरीबी बच्चों को पढ़ाते हो, बस उतना ही काम ही करते जा रहे हो। दूसरा कि कभी भी ऐसा नहीं है पास्ट में कि आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था और आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया या रजिस्ट्रेशन देने से रिफ्यूज कर दिया। आप रिफ्यूजल वाले या डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए, कैंसिल वाले या रिफ्यूज वाले डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए, नो डिफॉल्टर। ठीक है, नो डिफॉल्टर ऑन ग्राउंड ऑफ कैंसिलेशन और रिफ्यूज। ठीक है, तो नो डिफॉल्ट किसी प्रकार का, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन रिट्रोस्पेक्टिव मिल जाएगा। ठीक है, रिट्रोस्पेक्टिव जो है रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। फिर हमारी कहानी की बात आगे बढ़ती है और हम यहां पर बात जो करेंगे उसमें फाइनेंस एक्ट 2019 में आपका अमेंडमेंट है। फाइनेंस एक्ट 2019 में किस चीज के रिगार्डिंग अमेंडमेंट है? तो ये 12AA के रिगार्डिंग अमेंडमेंट है। यहां पर आपने क्या देखा कि आपको कमिश्नर के पास 12AA के तहत रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तो बस यही फाइनेंस एक्ट 2019 में इसी जगह पर कुछ अमेंडमेंट है जिसके बारे में हम लोग बड़े आसानी से चर्चा करेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सारे मुद्दे नहीं है इसमें, इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। यहां पर बड़े आसानी से हम चीजों को सब चीजों को समझते हुए चलेंगे। अब यहां पर बात करते हैं कि 12A का जब एप्लीकेशन मिल गया, किसके पास मिला एप्लीकेशन? कमिश्नर के पास मिला। जिस तरह ऊपर वाला जान देता है, ऊपर वाला जान लेता है, वैसे ही चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कमिश्नर देता है और कमिश्नर कैंसिल भी कर सकता है। ठीक है, कमिश्नर ही देगा, कमिश्नर ही लेने वाला, कमिश्नर ही देने वाला। ठीक है, तो यहां पर हमारी जो बात आती है वो बात आती है आपका 12A के रिस्पेक्ट में। 12A का एप्लीकेशन मिलने के बाद कमिश्नर क्या करेगा? अब मैं कमिश्नर हूं, मेरे को 12A का एप्लीकेशन मिल गया, अभी मैं क्या करूंगा? सबसे पहले उसके बंदे का इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स मंगवाऊंगा और इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स मंगाने का मेरे को सेटिस्फाई होना है। किस चीज से सेटिस्फाइड होना है? कि सच में आप जो है अच्छे लोग हो, सच में आप समाज सेवा का काम करते हो, चैरिटेबल एक्टिविटीज करते हो, यानी कि आपकी एक्टिविटीज जेन्युइन है। दूसरी बात मैं क्या पता लगाऊंगा कि जो भी आप एक्टिविटीज करते हो, अब ये फाइनेंस एक्ट 2019 में बोला गया जो अभी मैं बोल रहा हूं। दूसरी बात क्या बोली गई कि जो भी आप एक्टिविटीज करते हो भाई साहब, क्या उसके रिगार्डिंग कोई कानून है, कोई कानूनी रिक्वायरमेंट का आपने पालन किया है? ठीक है, कोई कानूनी रिक्वायरमेंट का आपने पालन किया है। जैसे अगर बच्चों को आप खाना खिलाते हो तो जिस स्टेट में आप खाना खिलाते हो उस स्टेट की जो कुछ पॉलिसी होगी ना कि खाना का जो है हाइजेनिक कैसे हो, उस चीज को मेंटेन करना, या कोई भी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स, वहां का लोकल टैक्स देना, जो भी है आपका जगह का, वो सारे कानून के बारे में देखेगा कि भैया वो सही से कंप्लायंस किया है। तो दो बातों पर सेटिस्फाई होना है। पहली बात, पहले जमाने में केवल जेन्युइन एक्टिविटीज है, समाज सेवा करने वाले लोग जेन्युइन लोग हैं, बस इतना ही देखा जाता था। लेकिन आज के
जमाने में यह भी देखा जाएगा कि कोई और कानूनी रिक्वायरमेंट है क्या इनकम टैक्स एक्ट के अलावा, उसका पालन करा है तुमने। ये चीज से अगर मैं सेटिस्फाइड हो गया तो क्या करूंगा मैं, क्या मैं यहीं पर आके उसको रजिस्ट्रेशन दे दूंगा? मैं अभी और थोड़ा सा रुकूंगा, मैं यहां पर और थोड़ा सा रुकूंगा। यहां पर हम बात करते हैं कि सेटिस्फाई होने के बाद जो क्या करना है मेरे को, जो उसके ऑब्जेक्टिव क्लॉज को अच्छे तरीके से देखना है, एक्टिविटी जेन्युइन है वो देखना है, अदर लॉ कंप्लायंस किया है वो देखना है। उसके 6 महीने के अंदर में एप्लीकेशन मिलने वाले मंथ एंड के 6 महीने के अंदर में, जिस महीने में एप्लीकेशन मिला है, मान लो मई महीने में एप्लीकेशन मिला है, तो 31 मई के 6 महीने के अंदर में मेरे को रजिस्ट्रेशन देना है। बतौर कमिश्नर मेरे को रजिस्ट्रेशन देना है या रिफ्यूज करना है। अगर रिफ्यूज करूंगा तो सामने वाले को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दूंगा, सुनवाई का उसको मौका दूंगा कि मैं तेरा एप्लीकेशन क्यों रिफ्यूज कर रहा हूं, ये बताऊंगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देकर। अगर एक्सेप्ट करूंगा तो ऑर्डर पास करूंगा, और अगर 6 महीने तक मैं सोता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, 31 मई के 6 महीने के अंदर मैं सोता रहा और एज ए कमिश्नर मैंने कुछ नहीं किया, तो उसके रजिस्ट्रेशन को डीम्ड एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा, डीम्ड एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि हमने अगर उनके रजिस्ट्रेशन को एक्सेप्ट कर लिया तो उस सिचुएशन में जो एप्लीकेशन सर्टिफिकेट का एक कॉपी जो है एप्लीकेंट को देंगे कि भाई साहब देखिए आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। फाइनेंस एक्ट 2019 ने यह बात बोली कि भाई साहब कॉपी देना मत भूलना। अब अमेंडमेंट ऐसी छोटी छोटी भी आती है कि भाई छोटी छोटी बातों बताने के लिए भी फाइनेंस एक्ट 2019 बीच में आ जाता है, बोलता है कि भूलना मत तुम उसको कॉपी देना। तो अब तक जो जो मैंने बात बताई उस बात को मैं यहां पर लिख देता हूं और उसके बाद हम लोग कहानी को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन मिला, किसको मिला, कमिश्नर को मिला, तो कमिश्नर क्या करेगा, इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स मंगवाएगा। इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स मंगवा के ये सेटिस्फाई होगा। ये इनकम टैक्स में ये सेटिस्फाई वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट महत्व रखता है, और सेटिस्फाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि पैसे वैसे भी खिलाए जाते हैं, कुछ भी सेटिंग वेटिंग भी होता है। ठीक है, लेकिन ये थ्योरी में इसको केवल जो है सेटिस्फाई शब्द इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर बोला गया कि ट्रस्ट या जो आपका इंस्टीट्यूशन है उसकी एक्टिविटीज जो है वो जेन्युइन है, वैलिड है, वैलिड एक्टिविटी हो गई। ठीक है, हमने वैलिड एक्टिविटी बता दिया। ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए अगर कोई अदर लॉ का कुछ रिक्वायरमेंट है, अदर लॉ का रिक्वायरमेंट, क्या आपके अदर लॉ का कोई रिक्वायरमेंट है, तो उस रिक्वायरमेंट को हमने पूरा कर दिया। अदर लॉ का रिक्वायरमेंट को हमने पूरा कर लिया। ये बात जो बोला फाइनेंस एक्ट 2019 में बोला गया है कि भैया अदर लॉ के रिक्वायरमेंट को भी आपको सेटिस्फाई होना है। अगर ये दोनों बात हो गई, सारी इंक्वायरी वगैरह सब कर ली गई, ये सेटिस्फैक्शन हो गया कमिश्नर को, तो कमिश्नर क्या करेगा, कमिश्नर तो यहां पर फिर से एक बार जो है ऑब्जेक्ट क्लॉज को आपने जो है देखा, हम लोग यहां पर एक बार समरी करके लिख लेते हैं। दूसरा कि अदर लॉ का कंप्लायंस देख लिया। ठीक है, अदर लॉ का कंप्लायंस हमने देख लिया, ओके। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि आपने जो है एक्टिविटी वगैरह जो है जेन्युइन है, तो यहां पर ऑब्जेक्टिव एंड एक्टिविटीज जो है अगर आप रेट्रोस्पेक्टिव डेट से देख रहे हो तब तो ये सब जो है विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन मंथ एंड के, एप्लीकेशन मंथ एंड प्लस 6 मंथ, 6 महीने के अंदर में या तो आपको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। जब रिजेक्ट करने की बात आती है तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना मत भूलना। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देना ही पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना मत भूलना। उसके बाद जहां तक बात करते हैं हम लोग, जब यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन की बात आती है तो उस सिचुएशन में कहानी और आगे बढ़ती है। तो जब रजिस्ट्रेशन की बात आती है तो उस सिचुएशन में कहानी और बढ़ती है। यहां पर हमारी बात क्या आती है कि आपको जो एक्सेप्ट करा है, अगर आपने रिजेक्ट करा है तब तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा। यहां पर जब बात आई कि एक्सेप्ट कर लिया तो भाई साहब एक कॉपी देना जो है रजिस्ट्रेशन का उसको मत भूलना। ये कॉपी देने के लिए कौन बोला, फाइनेंस एक्ट 2019 ने बोला कि भाई साहब ये कॉपी देना पड़ेगा, ये कॉपी देना पड़ेगा। अब हम लोग कहानी की बात करते हैं कि एक अमेंडमेंट तो हम लोगों ने यहां पर देख लिया फाइनेंस एक्ट 2019 का कि अदर लॉ को कंप्लायंस वाला, दूसरा कि एक्सेप्ट किया तो कॉपी भी देना पड़ेगा। उसके अलावा तीसरा अमेंडमेंट भी है 12AA सेक्शन के तहत, ये एक और तीसरा अमेंडमेंट है, उसके बारे में हम लोग जरा चर्चा करते हैं। अभी हमारी चर्चा 12AA की समाप्त नहीं हुई है, हम 12AA पे ही है जहां पर कमिश्नर रजिस्ट्रेशन देता है। ठीक है, अब यहां पर बताया गया कि आपका रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने के बाद क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन जो होता है ग्रांट करने के बाद कमिश्नर सेटिस्फाइड होता है अगर की एक्टिविटी जेन्युइन नहीं है, यानी कि 12AA कैंसिल करने का भी सेक्शन है, 12AA देने का भी और लेने का भी, जान देने का भी और जान लेने का भी सेक्शन है, यानी कि रजिस्ट्रेशन देने का और रजिस्ट्रेशन लेने का भी सेक्शन है। यहां पर 12AA में कमिश्नर को क्या लगता है कि एक्टिविटी आपकी जेन्युइन नहीं है, एक्टिविटी जो है वो आपका जेन्युइन नहीं है, तो उस सिचुएशन में आपने क्या देखा कि पहला सिचुएशन की एक्टिविटी नॉट जेन्युइन,
दूसरा सिचुएशन होता है कि आपने जो है सेक्शन 13 वायोलेट किया है इस डेलिबरेट मैनर में कि सेक्शन 10 का भी एग्जामिशन आपको मिल जाए, आप डबल बेनिफिट लेने का कोशिश करो। पहले ही आपको बताया गया कि अगर आप सेक्शन 11, 12 क्लेम करते हो तो उस सिचुएशन में सेक्शन 10 क्लेम नहीं कर सकते हो, सेक्शन 10 क्लेम नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट 10 का 1 और 10 का 23C के अलावा जो है आप क्या करते हो, यहां पर आपका सेक्शन 10 का कोई सेक्शन आप पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो उसके लिए सेक्शन 13 आता है। सेक्शन 13 आपका एग्जामिशन वगैरह सबको यहां पर रोक सकता है 11, 12 का एग्जामिशन को, सेक्शन 13 का सब सेक्शन 1। अब यहां पर कहानी की बात आती है कि अगर आपने सेक्शन 13 को बेवकूफ बनाने की कोशिश की, यह पॉइंट क्या बोलता है कि आपने सेक्शन 13 को बेवकूफ बनाने की कोशिश की डेलिब्रेट मैनर में। किस मैनर में? तो डेलिब्रेट मैनर में। डेलिब्रेट मैनर में आपने सेक्शन 13 को बेवकूफ बनाने की कोशिश की ताकि आपको सेक्शन 10 का अदर एग्जामिशन भी मिल जाए, ये सेक्शन 10 का अदर एग्जामिशन भी मिल जाए, तो उस परिस्थिति में भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है अगर कमिश्नर को यह बात पता चली तो। ठीक है। दूसरा बोलते हैं कि एक्टिविटी नॉट जेन्युइन या फिर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप काम नहीं करते हो। एक पॉइंट यह भी हो गया कि ऑब्जेक्टिव नॉट कंप्लाइड, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव जिस पर्पज से ऑब्जेक्टिव क्लॉज में लिखा हुआ था कि ये समाज सेवा का काम करोगे, वो काम नहीं करते हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नॉट कंप्लाई। फिर जहां तक बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव के अनुसार एक्टिविटी नहीं की, उसके बाद ये फाइनेंस एक्ट 2019 में ये पॉइंट डाला गया। यहां पर एक पॉइंट बोल के क्या बोला गया कि अगर मान लीजिए कि आप अदर एक्ट का नॉन कंप्लायंस करते हो, नॉन कंप्लायंस करने के कारण आपको पेनाल्टी वगैरह सब लगता है। ठीक है, पेनाल्टी वगैरह सब लगता है, तो यहां पर आपकी बात आती है कि आपने नॉन कंप्लाई किया, नॉन कंप्लाई किया। ठीक है, अदर लॉ का, तो अदर लॉ में आपके खिलाफ एक्शन लिया गया, एक्शन दिया गया जैसे कि पेनाल्टी वगैरह सब है। ठीक है, एक्शन टेकन। अगर एक्शन टेकन के बाद आपने कोई अपील वगैरह नहीं किया तो उस परिस्थिति में यहां पर क्या बोला गया, यहां पर आपका जिस मंथ में एक्शन टेकन किया गया उसी मंथ से आपका मान लिया जाएगा कि आपने जो है वो 12AA का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का कांड कर दिया है। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि अगर आप अपील में चले जाते हो कि ये जो एक्शन हमारे खिलाफ लिए हो नॉन कंप्लायंस की वजह से, उसके लिए अपील में चले जाते हो, अपील में चले जाते हो, तो अपील का जब अपील ने कंफर्म किया, अपील में कोर्ट वगैरह ने कंफर्म किया, ठीक है, वहां की जो अथॉरिटी वगैरह होती है उसने कंफर्म कर दिया, कंफर्म वाले मंथ से आपका तब तक रुक दिया जाएगा, आपका कैंसिल नहीं किया जाएगा जब तक वो जजमेंट नहीं आ जाता है, अपील का जजमेंट नहीं आ जाता है। तो कंफर्म करने के बाद ही जो है, अपील का जजमेंट आने के बाद ही यहां पर कहानी में बदलाव आती है कि आपको बोला गया कि भैया आप एक काम करो, अपील करने के जो कंक्लूजन आएगा उस दिन तक रुक जाने के लिए आपको बोला जाएगा और आप रुक जाओगे, मतलब कमिश्नर रुक जाएगा, कैंसिल नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात फाइनेंस एक्ट 2019 में बोली गई कि भाई आपने जो है नॉन कंप्लायंस किया और आपके खिलाफ एक्शन लिया गया है। ठीक है, उस एक्शन वाले मंथ से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। नहीं तो अगर आपने अपील कर दिया है ये एक्शन के खिलाफ तो अपील का जो कंक्लूजन आ जाने दो, उसके बाद से रजिस्ट्रेशन कैंसिल मान लिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन उसके बाद से कैंसिल मान लिया जाएगा। अब कहानी में बदलाव, फिर से एक बात अलग आती है। जब मैंने बताया था आपको 12AA के 4 पॉइंट जिसमें बोला था मे कैंसिल और शैल कैंसिल, तो ये वाले जो 4 सिचुएशन हैं, ये सिचुएशन जो है 4, इसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये कांड करोगे तो पक्का से पक्का आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा ही कमिश्नर, करेगा कमिश्नर, पक्का रजिस्ट्रेशन कैंसिल। लेकिन बाकी 4 सिचुएशन ऐसे बताए गए हैं जिसमें बोला गया है मे कैंसिल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, मे कैंसिल रजिस्ट्रेशन, लेकिन आपका 11-12 तो रोक ही दिया जाएगा। 13 का 1 बोलता है कि ये जो 4 सिचुएशन हम यहां पर बात कर रहे हैं वो 4 सिचुएशन में आपका 11-12 तो रोक ही देंगे, 11-12 एग्जामिशन तो आपका रोक ही देंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन मे कैंसिल और यहां पर शैल कैंसिल, दोनों में शब्दों का डिफरेंस आ गया। अब की जो 4 पॉइंट हम देखने के लिए जा रहे हैं, ये पहला 4 पॉइंट एक्टिविटी नॉट जेन्युइन, आपने 13 को डेलिब्रेट मैनर में इस तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की है कि 10 का एग्जामिशन मिल जाए, ऑब्जेक्टिव नॉट कंप्लाइड या फिर अदर लॉ का प्रोविजन को नॉन कंप्लायंस में टेकन या फिर अपील वगैरह हो गया, तो यहां पर बोला आपका रजिस्ट्रेशन में कैंसिल, रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, और यहां पर बोला शैल कैंसिल, बस ये डिफरेंस है। लेकिन यहां पर जो ये सारे केसेस जो हैं, इस केसेस में, ये 4 केसेस में भी ध्यान रखना है कि 11-12 तो आपका रुक ही जाएगा, रजिस्ट्रेशन भले ही आपका कैंसिल होने से बच जाएगा अगर आप गुहार लगाते हो तो। ठीक है, पहला जो है, ये 4 केस मामले कौन कौन से हैं, 12AA के और 4 मामले कौन कौन से, जहां पर रजिस्ट्रेशन में कैंसिल, रजिस्ट्रेशन में कैंसिल वाले मामले कौन कौन से हैं, मतलब यहां पर विचारात्मक है, कमिश्नर का मूड है। ठीक है, में कैंसिल में है जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए आपने जो है वो एक्टिविटी नहीं की, आपने स्पेसिफिक कास्ट या कम्युनिटी या रिलीजियस वगैरह के लिए की है। तो ठीक है, तो पहली बात तो बोला जनरल पब्लिक, नॉट फॉर
जनरल पब्लिक। दूसरा बात बोला स्पेसिफिक कास्ट, कास्ट कम्युनिटी, या फिर आपका कास्ट हो गया, कम्युनिटी हो गया, या फिर रिलीजन हो गया। मतलब चैरिटेबल एक्टिविटीज करते हो तो सबके लिए करो, किसी स्पेसिफिक रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट के लिए नहीं कर सकते हो। ठीक है। फिर बोला गया है कि इनकम जो होता है या यहां पर आपका प्रॉपर्टी या इनकम स्पेसिफिक पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, केवल स्पेसिफिक पर्पस के लिए, बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका एक सेक्शन आएगा जो हम लोग देखेंगे, सेक्शन 13 का 3, सेक्शन 13 का 3, यहां पर कुछ स्पेसिफिक लोग हैं। सेक्शन 13 के 3 में कुछ स्पेसिफिक लोगों का लिस्ट बताया गया है। ये स्पेसिफिक लोग, महानुभाव जो हैं, ये कौन कौन हैं, इसकी कहानी जो है हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अगर इस स्पेसिफिक लोगों के बेनिफिट के लिए, ये लोग जैसे कि ऑथर होते हैं, ट्रस्टी होते हैं, या सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन देने वाले होते हैं, एक तरह से ये लोग जो है मुख्य तौर पे मुख्य अधिकारी लोग होते हैं, जो कि ट्रस्ट को बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो एक बार हम लोग 13 के 3 की बात कर ही लेते हैं कि आपका ऑथर हो गया या फाउंडर, जिसको बोलते हो फाउंडर हो गया, फाउंडर या ऑथर हो गया ट्रस्ट का, या फिर आपका क्या हो गया सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन, जो कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 50,000 से ज्यादा का कंट्रीब्यूट करता है, उसको बोला गया सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन। तो यहां पर ऑथर या फाउंडर को हम लोग ए लिखते हैं, एस हम लोग देखते हैं सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर को, जो कि प्रीवियस ईयर एंड तक जो है 50,000 से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन देता है, उसको सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन बोला गया। ठीक है। फिर जहां तक बात करते हैं कि ये ए या फिर एस, यानी कि ऑथर या फाउंडर या फिर आपका सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर, अगर हफ का किसी हफ का मेंबर है तो वो हफ भी। ठीक है, अगर ये लोग किसी हफ का मेंबर है तो वो हफ भी आपका स्पेसिफाइड पर्सन हो जाएगा। ठीक है, वो हफ भी स्पेसिफाइड पर्सन हो जाएगा। ठीक है। फिर जहां तक बात करते हैं कि आपका जो ट्रस्ट का मैनेजर हो गया, ऑथर, फाउंडर, मैनेजर, एक ही लाइन में हम लोग लिख देते हैं आसान होने के लिए, ऑथर, फाउंडर, मैनेजर, और हफ भी जिसका ये ए और एस मेंबर है, जिसमें ये ए या फिर एस जो है मेंबर है। ठीक है। फिर इन सबका जो होगा रिलेटिव, इन सबका रिलेटिव, ये लोग भी जो है स्पेसिफाइड लोगों में आ जाएंगे, इनके रिलेटिव भी स्पेसिफाइड लोगों में आ जाएंगे। ठीक है, इन सबका रिलेटिव भी आपके स्पेसिफाइड लोगों में आ जाएंगे। ये सारी कहानी होती है स्पेसिफाइड पर्सन के बारे में, ये कहानी स्पेसिफाइड पर्सन के बारे में होती है। ये स्पेसिफाइड लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि हाँ ये सब मिलकर अगर किसी कंसर्न में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो कंसर्न भी जो कंसर्न में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब हो गया 20% या उससे ज्यादा प्रॉफिट या फिर शेयर होल्डिंग के आप अधिकारी हो, तो ये सब्सटैंशियल इंटरेस्ट रखने वाले लोग स्पेसिफाइड पर्सन हो गए। तो 12AA का रजिस्ट्रेशन में कैंसिल में बोला कि अगर आप केवल सब्सटैंशियल पर्पस के लोग, सब्सटैंशियल जो लोग हैं स्पेसिफाइड पर्सन 13 के 3 वाले, उन लोगों के भलाई के लिए काम करते हो, उनके बेनिफिट के लिए काम करते हो। ठीक है। अब यहां पर एक बात और आती है कि अगर ये संस्था क्या हो गया, मेडिकल वाले हैं, मेडिकल या एजुकेशन वाले हैं, तो क्या इस संस्था में ये जो ट्रस्टी लोग हैं उनके, ये मेडिकल या एजुकेशन वाले संस्था हैं, तो उस परिस्थिति में क्या ट्रस्टी के जो बच्चे लोग हैं उनको पढ़ाना या उन लोगों का ट्रीटमेंट करना क्या गुनाह है? तो यहां पर बोला कि नहीं, इस ग्राउंड पर मेडिकल या फिर एजुकेशन फैसिलिटीज देते हो तो इस ग्राउंड पर एग्जेम्पशन को डिनाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन इन लोगों के प्रति 13(3) के स्पेसिफाइड पर्सन के लोगों के प्रति जो भी एक्सपेंस करोगे प्रीवियस ईयर में, वो ट्रस्ट का इनकम माना जाएगा, ठीक है। तो जो भी मेडिकल एक्सपेंडिचर या फिर एजुकेशन एक्टिविटी करोगे वो ट्रस्ट का इनकम माना जाएगा। ठीक है। तो यहां तक की कहानी हम लोगों ने देखी कि 12AA का रजिस्ट्रेशन में कैंसिल में आपका जनरल पब्लिक के लिए इस्तेमाल नहीं करते हो, आपका स्पेसिफिक कास्ट, कम्युनिटी या रिलीजन के लिए इस्तेमाल करते हो, या फिर स्पेसिफाइड लोगों के रिस्पेक्ट में खर्चा करते हो, या फिर आपका एक और बोला रजिस्ट्रेशन में कैंसिल में आपने क्या किया है, प्रोहिबिटेड मोड में इन्वेस्ट कर दिया है। आपको बोला गया 11 के 5 के अमेंडमेंट में केवल इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन 11 का 5 के अमेंडमेंट में नहीं, प्रोहिबिटेड मोड में इन्वेस्ट कर दिया है, प्रोहिबिटेड मोड में, इन्वेस्टेड इन प्रोहिबिटेड मोड। तो ये भी एक सिचुएशन आ जाता है जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन में कैंसिल। तो रजिस्ट्रेशन में कैंसिल के 4 सिचुएशन हमने देखे, और रजिस्ट्रेशन शैल कैंसिल के भी हम लोगों ने 4 सिचुएशन देखे। रजिस्ट्रेशन शैल कैंसिल के हम लोगों ने कौन-कौन मतलब आपका रजिस्ट्रेशन शैल कैंसिल के हम लोगों ने कौन-कौन से सिचुएशन देखे, एक्टिविटी जेन्युइन नहीं है, 13 का वायोलेशन डिलिबरेट मैनर में करते हो कि 10 का एग्जेम्पशन मिल जाए, ऑब्जेक्टिव के अनुसार एक्टिविटीज नहीं करते हो, ठीक है। अदर एक्ट का जो होता है वो नॉन कंप्लायंस करते हो, अपील में जाते हो और अपील भी कंफर्म कर देता है कि आपने नॉन कंप्लायंस किया है, तो उसमें रजिस्ट्रेशन तो आपका गया,
कैंसिल हुआ ही होगा ही पक्का से पक्का। लेकिन रजिस्ट्रेशन में कैंसिल के 4 सिचुएशन जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए नहीं, पार्टिकुलर रिलीजियस कास्ट कम्युनिटी के लिए बेनिफिट के लिए, उसके बाद 13(3) के स्पेसिफाइड पर्सन के लिए, उसके बाद प्रोहिबिटेड मैनर में, तो रजिस्ट्रेशन में कैंसिल। लेकिन ये 4 मामलों में 13 का 1 आपको क्या बोलता है कि भैया 11-12 का एग्जाम्शन तो भूल जाए, 11-12 का एग्जाम्शन तो पक्का नहीं मिलने वाला, 11-12 का एग्जाम्शन तो पक्का नहीं मिलने वाला, वो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। उसकी कल्पना मत करो, उसकी इच्छा मत करो। 11-12 तो आपका शैल, यानी कि शैल डिनाई, पक्का से पक्का डिनाई हो जाएगा, ठीक है, पक्का से पक्का डिनाई हो जाएगा। तो ये कुछ कहानी हम लोगों ने देखी जो कि चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट के बारे में बहुत सारी बातें दर्शाता है। अब तक हम लोगों ने क्या क्या बात करी, उन सारा ओवरऑल को एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। हमने आपको बहुत सारी बातें बताई कि सबसे पहले एक चैप्टर का नाम लिखा चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट। चैप्टर का नाम क्या लिखा, चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट। ये ट्रस्ट की कहानी बताता है। इसमें बताता है 2 का सबसेक्शन 15 में डेफिनेशन बताया गया है। वो डेफिनेशन में बताया गया है कि क्या क्या इंक्लूड होगा। तो यहां पर इंक्लूड में आप बात करते हो कि 6 पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें बोला गया है कि बिना कंडीशन के कोई भी एक्टिविटीज करो वो आपका चैरिटेबल पर्पस कहलाएगा। जैसे कि पुअर का रिलीफ ऑफ पुअर, एजुकेशन, योगा, मेडिकल रिलीफ, एनवायरमेंट प्रिजर्व करना, मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्व करना। लेकिन दूसरा जो है बताया गया एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, इसके लिए बोला गया प्रोविजो। प्रोविजो बोलता है कि अगर आप बिजनेस वगैरह भी करते हो, ट्रेड कॉमर्स या फिर सिमिलर एक्टिविटीज करते हो, तो मैक्सिमम 20% आपके टोटल रिसीट का आपका ट्रेड कॉमर्स वाला एक्टिविटी से हो सकता है। अगर 20% एक्सीड कर गया तो आप चैरिटेबल पर्पस नहीं कहलाओगे। फिर यहां पर सीबीडीटी सर्कुलर आता है, बोला कि आपका 1023C में नोटिफिकेशन विड्रॉ हुआ नहीं हुआ, 12AA में रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ नहीं हुआ, स्क्रूटनी असेसमेंट हुआ नहीं हुआ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 11-12 तो आपका डिनाई कर ही दिया जाएगा। उसके बाद आपने क्या क्या बातें देखी थी, उसके बाद आपने देखा था कि ये जो आप जो एग्जाम्शन लेते हो वो आपका इनकम पर आता है। और इनकम की संदर्भ में हम लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं की थी कि इनकम में क्या क्या इंक्लूड होगा, इनकम में क्या क्या इंक्लूड होगा। उसमें हम लोगों ने मुख्य तौर पर क्या क्या जाना था, इनकम में इंक्लूड होगा आपका 11(1)(a) वाला जो है डीम्ड अप्लाइड बोलकर इनकम में कंसीडर किया जाएगा, लेकिन इसको डीम्ड अप्लाइड मानेंगे, ठीक है, डीम्ड अप्लाइड मानेंगे 11(1)(a) के कहानी के हिसाब से जितना सेल कंसिडरेशन का पैसा लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा था इनकम में, आपने देखा था कि इनकम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट होली, ठीक है, प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, ट्रस्ट के दौरान जो प्रॉपर्टी हेल्ड किया रखा है, जिसमें बिजनेस भी आता है, उसमें देखा था पार्टली, अगर पार्टली आता है तो इसमें आपका असेसिंग ऑफिसर आ जाएगा और असेसिंग ऑफिसर बताएगा कितना परसेंट जो है वो आपका चैरिटेबल पर्पस के लिए है। जो होली है वो प्लस इतना, ये भी आपका इनकम का पार्ट कहलाएगा, इनकम का पार्ट कहलाएगा। फिर आपने देखा था वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में जो 2 प्रकार के वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होते हैं, एक कॉर्पस के मैनर में दिए जाते हैं, ये इनकम का पार्ट ही नहीं बनता है, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे ही नहीं। बाकी जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है अदर वाला जो है, अदर देन कॉर्पस वाला, वो वाला ये इनकम और उसके बाद जो है डीम्ड अप्लाइड वाला इनकम, प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट वाला इनकम, ठीक है, जितना असेसिंग ऑफिसर पार्ट बोला, होली वाला तो पूरा का पूरा इनकम। ये इनकम में कंडीशन क्या है कि आपका 15% विदाउट कंडीशन और 85% जो होता है विद कंडीशन आपका डीम्ड अप्लाई माना जाएगा। और 85% के लिए आपने क्या क्या जाना था, 85% के लिए आपने जाना था कि आपको क्या करना पड़ेगा, या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, या कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, या कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लोन का रीपेमेंट करना पड़ेगा। नहीं तो 11(1)(a) के मैनर में आपको कैपिटल गेन जो भी हुआ है ट्रांसफर करने पर उसको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, 11(1)(a) का मैनर में आपने री इन्वेस्ट कर दिया। नहीं तो 11(2) के मैनर में डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, नहीं तो 11(5) के मैनर में डिपॉजिट करना पड़ेगा। ये सब डीम्ड अप्लाई माना गया, ये सब जो है डीम्ड अप्लाई माना गया, ठीक है। अब जहां तक बात करते हैं कि 11(5) में एक कहानी और आती है कि अगर आपने पब्लिक कंपनी का या फिर जो है आपने जो है कोई शेयर खरीद लिया पब्लिक कंपनी का या फिर स्पेसिफाइड शेयर खरीद लिया, तो ये 11(12) का जो है विड्रॉल नहीं कहला सकता है, ठीक है। शेयर खरीदना भी, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, शेयर या सिक्योरिटीज खरीदने में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो पब्लिक कंपनी का अगर खरीदा है शेयर तो। हेलो गाइस, अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ पर देख रहे थे ट्रस्ट के बारे में। पिछले वीडियो को मुझे किसी कारण से रोकना पड़ा था, तो हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं वहीं से। सबसे पहले हमने जाना था ट्रस्ट किसको कहते हैं चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट में, और ट्रस्ट में आपने देखा था कि चैरिटेबल पर्पस किसको बोलते हैं, ये 2 के 15 में डिफाइन किया गया है। 2 का 15 जो सेक्शन नंबर होता है उसमें 2 बातें दी गई है। पहले तरफ दिया गया है 6 पॉइंट, यानी कि ये 6 पॉइंट बिना किसी कंडीशन का चैरिटेबल पर्पस कहलाएंगे, जिसमें आपने देखा था पहला वाला था रिलीफ ऑफ पुअर, दूसरा था आपका
एजुकेशन, उसके बाद योगा, उसके बाद मेडिकल रिलीफ, और मेडिकल रिलीफ के बाद इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना, और उसके बाद जो है मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना। उसके बाद जो है ये डेफिनेशन का दूसरा पार्ट था, ये आपका डेफिनेशन इंक्लूसिव मैनर में दिया गया था, तो ये सब इंक्लूड करके बोला गया है। इन 6 के अलावा कोई भी समाज सेवा का काम करोगे, चैरिटेबल एक्टिविटीज करोगे, तो ये 7वें पॉइंट में कवर हो जाएगा। एनी अदर ऑब्जेक्टिव, कोई भी समाज का इनके अलावा काम करते हो ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी आ जाएगा। यानी कि यहां पर आपका रिलीफ ऑफ पुअर, एजुकेशन, योगा, मेडिकल, इन्वायरमेंट प्रिजर्व ऑफ मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्व, ये 6 पॉइंट को कवर कर लिए गए। बाकी काम जो होता है आपका एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी हो जाएगा। यहां पर आप कहीं से भी पैसा लाते हो, आपका चैरिटेबल पर्पस कहलाएगा ही कहलाएगा। जहां तक बात हम लोग करते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर यहां पर आप एनी अदर ऑब्जेक्टिव वाले में अगर बिजनेस करते हो, ट्रेड, कॉमर्स या फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज या सिमिलर एक्टिविटीज करते हो, तो उस परिस्थिति में बोला गया कि आपका एक्चुअल चैरिटी करने के दौरान, एक्चुअल चैरिटी कैरी करने के दौरान ये आपका बिजनेस एक्स्ट्रा में कर रहे हो, यानी कि चैरिटी का काम करते हुए ये बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। दूसरी बात है कि मैक्सिमम 20% अगर इस बिजनेस से रिसीव होता है, आपका प्रीवियस ईयर का जो भी टोटल रिसीव किया गया इनकम है उसका मैक्सिमम 20%, यानी कि अगर 10 लाख रिसीव किया है तो मैक्सिमम 2 लाख तक अगर आप इनकम ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग से करते हो तो ही आप चैरिटेबल पर्पस कहलाओगे। अगर 20% एक्सीड कर जाता है तो चैरिटेबल पर्पस आप नहीं कहलाओगे, यानी कि 11-12 के एग्जम्पशन के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे। अब जहां तक बात करते हैं कि 20% से मान लीजिए अगर एक्सीड कर गया तो 12AA में रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ हो या ना हुआ हो, ठीक है, 1023C का नोटिफिकेशन विड्रॉ हुआ हो या नहीं हुआ हो, 143 सबसेक्शन 3 का स्क्रूटनी असेसमेंट हुआ या नहीं हुआ हो, 11-12 डिनाई कर ही दिया जाएगा पक्का से पक्का। ये बात बोलता है सीबीडीटी का सर्कुलर कि 11-12 का डिनाई हो ही जाएगा अगर आपका 20% से एक्सीड कर जाता है। यहां तक की कहानी हम लोगों ने देखी थी। उसके बाद देखा था कि आपका एग्जम्पशन जो मिलता है वो कहां पर मिलता है, सेक्शन 11 एंड 12 के हिसाब से मिलता है। जो भी इनकम होगा आपका, इनकम का 15% आपको मिलेगा बिना किसी कंडीशन का, आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। लेकिन बाकी 85% के लिए आपको कंडीशन पूरा करना पड़ेगा। क्या क्या कंडीशन पूरा करना पड़ेगा? 2 भाग में इसको हम लोग बांट सकते हैं। एक आपका अप्लाइड, यानी कि भारत में, इंडिया में अप्लाइड होना चाहिए, या फिर डीम्ड अप्लाइड का मामला हो, डीम्ड अप्लाइड का मामला हो। अप्लाइड के जहां तक बात करते हैं कि चैरिटेबल पर्पस के लिए आपने अप्लाई किया हो भारत में, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का हो, या कैपिटल एसेट्स के लिए लोन का रीपेमेंट हो, लोन का रीपेमेंट हो, ये सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे? अप्लाइड कहलाएंगे। जहां तक बात करते हैं कि कैपिटल गेन की जो कहानी आई थी सेक्शन 11 का 1A में, जहां पर कैपिटल गेन का जो नेट कंसिडरेशन होता है उसको आपने अगर दोबारा से नया एसेट्स खरीदने में यूज करा है, नए कैपिटल एसेट्स खरीदने में यूज करा है, तो वो नेट कंसिडरेशन भी आपका क्या होता था? डीम्ड अप्लाइड माना जाता था। उसके अलावा 11 के 2 के मैनर में आपने नोटिफिकेशन, आपने क्या किया? डिक्लेरेशन दे दिया। किसको डिक्लेरेशन दे दिया? असेसिंग ऑफिसर को, कि भाई साहब अभी हमारे पास उतना ज्यादा फंड नहीं है, इसकी वजह से हम आने वाले समय में हम इस पैसे का यूज करेंगे, तो उसको डीम्ड अप्लाई मान के आपका एग्जम्पशन रोका नहीं जाएगा 11-12 का। यानी कि यहां पर आपको डिक्लेरेशन 5 सालों के लिए वैलिड रहेगा। 5 साल बीतने के बाद 6ठे साल में आपको पक्का से पक्का 6ठे साल तक आपको मैक्सिमम जो है 6ठे साल में जाकर आपको इस पैसे को स्पेसिफाइड पर्पस के लिए जरूर से जरूर खर्च करना है जो आपने बताया था, नहीं तो 6ठे साल का इनकम माना जाएगा। फिर या फिर 11(5) के मैनर में जो है आप डिपॉजिट कर सकते हो, इसको भी डीम्ड अप्लाई माना जाएगा। ये इनकम की कहानी हम लोगों ने देखी। अब इनकम में भी इनकम किसको बोलते हैं, तो बहुत सारी बातें यहां पर आती है कि इनकम किसको बोलते हैं, ये 15% या 85% कहलाने के लिए। तो इनकम की कहानी में आप लोगों ने क्या देखा था? इनकम की कहानी में देखा था, पहली बात तो अभी हम लोगों ने देखा 11 का 1A में जो कैपिटल गेन होता है डीम्ड अप्लाइड, ये भी आपका इनकम आता है। ये लेकिन डीम्ड अप्लाइड होता है, यानी कि अप्लाइड वाले भाग में ये पहले से फॉल कर गया। जितना नेट कंसिडरेशन आपने जो है वो, अगर पूरा का पूरा नेट कंसिडरेशन आपने जो भी एसेट्स बेचा है, पुराना एसेट्स पूरा का पूरा अगर आपने अप्लाई कर दिया नए खरीदने में, तो उसका मतलब पूरा का पूरा डीम्ड अप्लाई मान लिया जाएगा। लेकिन अगर पूरा नहीं किया तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट्स को अप्लाइड माना जाएगा। बाकी आपका टैक्स के क्राइटेरिया में आ जाता है, बाकी नॉट अप्लाइड माना जाएगा, ठीक है। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं कि इसके अलावा आपका क्या होता है, इसके अलावा बोला गया है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट या फिर प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट है, तो इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। अब ये प्रॉपर्टी में बिजनेस भी इंक्लूड होगा, और अगर बिजनेस का आपको सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए 11 का सबसेक्शन 4 कहता है कि बिजनेस भी इंक्लूड है अगर इस प्रॉपर्टी में, तो 11 का 4 बोलता है कि सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करना पड़ेगा उस बिजनेस के लिए, और वो इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने वाला होना चाहिए, आपकी चैरिटी वगैरह सबका, ठीक है। और किसी भी प्रकार का कंसीलमेंट उसमें असेसिंग ऑफिसर को नहीं दिखना चाहिए। अब ये इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, या तो आपको ट्रस्ट के लिए पार्टली हेल्ड किया गया है, पार्टली,
ठीक है, या फिर होली हेल्ड अंडर ट्रस्ट। अगर होली हेल्ड अंडर ट्रस्ट किया गया है तब तो जाहिर सी बात है कि जहां पर मैं यहां पर स्टार मार्क दे रहा हूं यानी कि ये वाला इनकम हो जाएगा, तब तो ये इनकम में डायरेक्ट कवर हो जाएगा। लेकिन पार्टली तो जितना असेसिंग ऑफिसर बताएगा उतना पोर्शन ही इनकम कहलाएगा। ये 85% या 15% बांटने के लिए ये उतना परसेंट ही आपका असेसिंग ऑफिसर जितना बताएगा वो इनकम कहलाएगा। ठीक है, पार्टली अगर प्रॉपर्टी हेल्ड है तो। जहां तक हम लोग बात करते हैं तीसरे प्रकार का जो ट्रस्ट का इनकम होता है वो होता है वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन अगर कॉर्पस वाला है तो वो इनकम का पार्ट ही नहीं बनेगा, इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन अदर है तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो इनकम का पार्ट बन जाएगा। वो आपका अदर वाला जो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो आपका इनकम का पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये बात तक हम लोगों ने जानी। अब यहां पर जो है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो अदर वाला है उसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि 115 बीबीसी करके एक सेक्शन होता है जिसको हम लोग रीड करेंगे 13 के सबसेक्शन 7 के साथ। वहां पर आपको हो सकता है ट्रस्ट के हैंड में आपको टैक्स लग जाए, ट्रस्ट के हैंड में वहां पर आपको हो सकता है टैक्स लग जाए। बहरहाल उस चर्चा को हम लोग यहां पर अभी जो है 115 बीबीसी की चर्चा को छोड़कर अभी हम लोग बात करते हैं यहां पर किस मुद्दे के बारे में कि ये जो इनकम होता है इस पर आप 11-12 का जो है एग्जम्पशन लेना चाहते हो, उसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, तो सेक्शन 12A का कंडीशन कंप्लाई करना पड़ेगा। 12A का कंडीशन क्या कहता है, 12A का कंडीशन आपको कहता है कि भाई साहब 12AA के अनुसार आपको कमिश्नर को एप्लीकेशन देकर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ट्रस्ट बोलकर आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, ये बात जो है बोलता है। फिर बोलता है कि 12A कि अगर आपका इनकम यानी कि चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट का इनकम अगर आपका एक्सीड करता है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से, ट्रस्ट का इनकम अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड करता है विदाउट 11-12 का एग्जम्पशन के इनकम को, ठीक है, 11-12 का एग्जम्पशन को कंसीडर किए बिना अगर आपका बेसिक एग्जम्पशन से एक्सीड करता है तो सीए से आपको सर्टिफाई करवा के ऑडिट करवा के भी रिटर्न फाइल के साथ आपको जमा करना पड़ेगा, रिटर्न के साथ जो है वो आपको जमा करना पड़ेगा। फिर 12A में एक बात और आती है कि क्या हमको रिट्रोस्पेक्टिव जो है ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन मिल सकता है, रिट्रोस्पेक्टिव ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन मिल सकता है, तो फिर जवाब आता है कि हां, आपको पिछले डेट से यानी कि रिट्रोस्पेक्टिव से भी आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा अगर 3 कंडीशन पूरा हुआ किया जाए तो। ठीक है, तो रिट्रोस्पेक्टिव वैलिड करने के लिए 3 कंडीशन कौन कौन से पूरे करने पड़ेंगे। पहला कि आपके कमिश्नर को लगना चाहिए कि जेन्युइन हार्डशिप है अगर हम इनको रजिस्ट्रेशन नहीं देते हैं तो एसएससी पर। दूसरी बात होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्लॉज सेम होना चाहिए, जो जब से आपने जो है वो समाज सेवा चालू करा है तब जो आपका ऑब्जेक्ट था वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते वक्त जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में आपने लिखा है वो सेम होना चाहिए। तीसरी बात कि किसी कारण से आपका पहले यानी कि पहले ऐसा ना हो कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है रिफ्यूज किया गया हो या फिर कैंसिल किया गया हो, यानी कि डिफॉल्टर आप नहीं होने चाहिए, कैंसिल और रिफ्यूजल का मामला नहीं होना चाहिए, कैंसिल और रिफ्यूजल का मामला नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन पूरे होते हैं तो भाई साहब रिट्रोस्पेक्टिव डेट से आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। और असेसिंग ऑफिसर आपके पास सेक्शन 147 का ग्राउंड भी नहीं उठाएगा, यानी कि स्कैपिंग असेसमेंट का ग्राउंड भी नहीं उठाएगा कि आपने उस वक्त रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं लिया था। यह असेसिंग ऑफिसर आपको बोलने के लिए नहीं जाएगा। अब यहां पर कहानी आगे बढ़ती है और 12AA की बात आती है, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन की बात आती है। ये प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन क्या होता है, ये 12AA में ये पूरा कहानी का वर्णन किया गया है। अब जरा हम लोग 12AA के बारे में बात करते हैं। तो ये सेक्शन आपका 12AA कहता है कि यहां पर फाइनेंस एक्ट 2019 में काफी सारे अमेंडमेंट आए हुए थे जिसको मैंने आपको पहले बताया हुआ था। तो 12AA आपको क्या कहता है कि कमिश्नर को एप्लीकेशन देना पड़ेगा, जैसे जन्म देने वाला भी ऊपर वाला, मारने वाला भी ऊपर वाला, इसी तरह 12AA बोलता है कि हम रजिस्ट्रेशन कमिश्नर देगा भी और रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर सकता है इसी सेक्शन के माध्यम से कमिश्नर। इसका फाइनेंस एक्ट 2019 में काफी सारा यहां पर जो है अमेंडमेंट आया है, बड़ी बारीक से और बड़े छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं जिसके बारे में हम लोग फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। यहां पर मैंने आपको बताया था सबसे पहले कमिश्नर को जब एप्लीकेशन मिलता है 12A के तहत जो है बताया गया एप्लीकेशन देना है, तो कमिश्नर के पास एप्लीकेशन दिया ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब एप्लीकेशन मिलने के बाद उसको सेटिस्फाई होना पड़ता है। किन बातों से सेटिस्फाई होना पड़ता है, 2 बातों से। ये सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मंगवा के, इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स मंगवा के उसकी स्क्रूटनी वगैरह सब करेगा और फिर देखेगा कि ट्रस्ट की एक्टिविटी जो है जेन्युइन है, तो ट्रस्ट की एक्टिविटी देखेगा, एक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिव देखेगा, ऑब्जेक्टिव क्लॉज क्या है उसके बारे में देखेगा, उससे सेटिस्फाई हो गया कि जेन्युइन है। प्लस यहां पर फाइनेंस एक्ट 2019 ने बोला कि अगर कोई भी अदर लॉ है, अदर लॉ का कंप्लायंस किया है कि नहीं किया है, जिस पर्पस के लिए आप ट्रस्ट चलाते हो, जैसे कि मान लीजिए कि मध्य प्रदेश का कोई कानून है, ये बोलता है कि भाई साहब अगर बच्चों को खाना खिलाने वाला चैरिटेबल ट्रस्ट आप बना रहे हो तो खाना का हाइजीन होने का गारंटी आपको लेना पड़ेगा, इसके लिए सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, या फिर हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हर महीना आपको ये करना पड़ेगा, ये कंप्लायंस
कंप्लाइंस करना पड़ेगा, नहीं तो ये पेनाल्टी लग जाएगी, नहीं तो ये लोकल टैक्स, लोकल चार्जेस वगैरह देने पड़ेंगे। तो वो अदर लॉ के कंप्लाइंस को, अदर लॉ कंप्लाइंस को पूरा किया है, अदर लॉ का रिक्वायरमेंट का पूरा किया है, इस बात का भी सबूत देखेगा, सेटिस्फाई होगा। अदर लॉ कंप्लाइंस, ठीक है। अब अदर लॉ का कंप्लाइंस जो है देख लिया, चाहे वो कोई भी प्रकार का लॉ हो सकता है, कंप्लाइंस और अदर लॉ का रिक्वायरमेंट का कंप्लाइंस, ठीक है। ये सारी बातें से सेटिस्फाइड होने के बाद ऑब्जेक्टिव भी सही है, एक्टिविटी भी जेन्युइन है, अदर लॉ का भी कंप्लाइंस किया है, तो उस सिचुएशन में कमिश्नर के पास 6 महीने का टाइम दिया गया है एप्लीकेशन वाले मंथ एंड से, एप्लीकेशन मंथ एंड से प्लस 6 महीने के अंदर में या तो आपको एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। अगर रिजेक्ट करते हो तो आप प्लीज अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दोगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है देना पड़ेगा, यानी कि सुनवाई का मौका उसको जो है देना पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट करते हो, कमिश्नर भाई साहब, अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो आपको ऑर्डर पास करना पड़ेगा। और फाइनेंस एक्ट 2019 ने बोला यहां पर कि ऑर्डर का एक कॉपी जो है आपको एप्लीकेंट को भी देना पड़ेगा, कमिश्नर को खुद देना पड़ेगा ऑर्डर का एक कॉपी एप्लीकेंट को। ये दो भाग तो हो गई कमिश्नर का जिंदगी देने वाला, यानी कि रजिस्ट्रेशन देने वाला। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने वाला जो है वो सेकंड पार्ट में हम यहां पर डिस्कस करते हैं, जहां पर दो बातें आती है, एक रजिस्ट्रेशन शैल कैंसिल, मतलब पक्का से पक्का कैंसिल करेगा, और दूसरा मे कैंसिल। जहां तक शैल कैंसिल की बात होती है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है अगर कमिश्नर को लगा कि आपकी एक्टिविटी जेन्युइन नहीं है। एक पॉइंट आपका एक्टिविटी का हो गया कि एक्टिविटी आपकी जेन्युइन नहीं है, तो उस सिचुएशन में। उसके बाद अगर मान लीजिए दूसरा पॉइंट हो गया कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लॉज के हिसाब से आप काम नहीं करो, भले ही आप समाज सेवा अच्छा काम कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से काम नहीं करो। फिर यहां पर तीसरा हो सकता है रीजन कि आपने सेक्शन 13 का वायोलेशन किया है डेलिब्रेट मैनर में, ताकि सेक्शन 10 का बाकी एग्जेम्पशन ले सको। पहले ही हमने देखा था कि अगर आप सेक्शन 11 एंड 12 क्लेम करते हो तो इस इनकम पर आप सेक्शन 10 क्लेम नहीं कर सकते हो, सेक्शन 10 का कोई भी बेनिफिट नहीं ले सकते हो एक्सेप्ट एग्रीकल्चर वाला 10K1 वाला। लेकिन आपने क्या किया है, अगर आपने सेक्शन 11-12 को कंप्लाई नहीं किया तो आपका एग्जेम्पशन डिनाई कर दिया जाएगा। इसकी पूरी कहानी सेक्शन 13 बोलता है। सेक्शन 13 का सबसेक्शन 1 कहता है, सेक्शन 13 में बताया गया है कि आपका एग्जेम्पशन रोक दिया जाएगा। अब यहां पर बात करते हैं कि आपने सेक्शन 13 के साथ चीट किया। क्यों चीट किया? क्योंकि आप सेक्शन 13 के साथ चीट करके सेक्शन 10 का फायदा उठाना चाहते हो, ठीक है। तो डेलिब्रेट मैनर में आपने सेक्शन 13 का जो है धोखा दिया है, सेक्शन 13 को डेलिब्रेट मैनर में कोई एक्टिविटी की है ताकि आपको सेक्शन 10 का एग्जेम्पशन मिल जाए, यानी कि सेक्शन 10 का आपने वायोलेशन करने की चालाकी करी है उस सिचुएशन में, तो आपका पक्का से पक्का जो है एग्जेम्पशन आपका कैंसिल कर ही दिया जाएगा। उसके बाद ये वाला पॉइंट आता है जो कि फाइनेंस एक्ट 2019 ने चौथा पॉइंट बोला। फाइनेंस एक्ट 2019 ने क्या बोला, ये साफ साफ बोलता है कि अगर मान लीजिए कि आपने जो कंप्लाइंस करना था, अदर लॉ वाला कंप्लाइंस करना था, वो कंप्लाइंस नहीं किया और इसकी वजह से अदर लॉ ने आप पर पेनल प्रोविजन लगा दिया। अगर आप अपील के लिए गए हो तो अपील का जो भी कंक्लूजन आएगा उस तक का वेट करेगा हमारा कमिश्नर, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करेगा। अगर आप अपील के लिए गए हो, जैसे मध्य प्रदेश का कानून के हिसाब से आप चले गए अपील में, अब जब अपील में चले गए तो अपील ने अगर आपको कंफर्म किया है कि सच में आपने गलती करी है, उसी मंथ से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा। नहीं तो अगर आपने अपील नहीं किया है तो जब पेनल प्रोविजन आपके ऊपर लगा तब से ही कैंसिल माना जाएगा। तो यहां नहीं कि अदर लॉ का नॉन कंप्लाइंस में भी आपका रजिस्ट्रेशन, नॉन कंप्लाइंस में भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। लेकिन मे कैंसिल, अब ये मे कैंसिल के 4 मामले हैं, लेकिन यहां पर एक बात और ये बात आती है कि सेक्शन 13 का 1 कहता है कि लेकिन आपको 11-12 का एग्जेम्पशन रोक दिया जाएगा। 11 एंड 12 जो है 12 एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। भले ही आपका यहां पर मे बोला गया है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि आपको एग्जेम्पशन तो पक्का नहीं मिलेगा, चैरिटेबल ट्रस्ट होने का फायदा हम आपको नहीं दे सकते। अब ये मे कैंसिल में क्या क्या बातें आती है, तो मे कैंसिल में आती है कि आपका जनरल पब्लिक का बेनिफिट के लिए काम नहीं किया है। जनरल पब्लिक मतलब आपने जो भी ट्रस्ट का काम किया है वो जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, पहला बात ये। दूसरा बात कि किसी पार्टिकुलर रिलीजन, कम्युनिटी या कास्ट के लिए, किसी पार्टिकुलर रिलीजन, कम्युनिटी या फिर कास्ट के लिए है, ठीक है। ये बात, दूसरी बात आ जाती है। तीसरा जो है यहां पर कहानी आता है कि आपने प्रोहिबिटेड मोड में 11.5 के मैनर में आपको इन्वेस्टमेंट करना था, ठीक है। 11.5 के मैनर में आपको इन्वेस्टमेंट करना था, जो कि हम लोगों ने पहले ही देखा था, डीम्ड अप्लाइड माना जाएगा। 11.5 का मैनर में आपको इन्वेस्टमेंट करना था, लेकिन आपने जो है स्पेसिफाइड मोड के अलावा जो है इन्वेस्टमेंट कर दिया 11.5 के अलावा, तो प्रोहिबिटेड मोड में कर दिया। प्रोहिबिटेड मोड
11(5) में ना करके प्रोहिबिटेड मोड में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, जो आपको अलाउड नहीं है। अब प्रोहिबिटेड मोड में एक बात आती है कि जो किसी पब्लिक कंपनी का शेयर एंड सिक्योरिटीज वगैरह खरीद लेते हो तो सीबीडीटी सर्कुलर ने बोला कि वो प्रोहिबिटेड नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो है 11(5) में लिखा गया है कि कौन से मोड में आपको इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या इन्वेस्टमेंट करना है, वो असेसिंग ऑफिसर बताता है, सीधे शब्दों में असेसिंग ऑफिसर बताता है। फिर जहां तक बात करते हैं, हमारी एक बात आती है यहां पर कि 13(3) के स्पेसिफाइड लोगों के लिए अगर आपने खर्चा किया है, तो अब ये 13(3) का स्पेसिफाइड लोग क्या क्या होते हैं, तो 13(3) में कुछ स्पेसिफाइड लोग होते हैं जिसके बारे में मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि 13(3) का जो स्पेसिफाइड लोग होता है, अब ये स्पेसिफाइड लोग क्या कौन कौन होते हैं, ये होते हैं आपका ट्रस्ट का जो फाउंडर होता है या फिर ट्रस्ट का जो आपका ऑथर होता है, ठीक है, ऑथर फाउंडर या फिर मैनेजर, ठीक है। ट्रस्ट का ऑथर फाउंडर मैनेजर सब कवर कर गया। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि अगर कोई सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर है मतलब प्रीवियस ईयर में 50,000 से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन किया, 50,000 से प्लस का कंट्रीब्यूशन किया, तो सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन हो गया। अगर ये जो है ऑथर फाउंडर या सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर हफ का मेंबर है तो वो हफ भी आ गया। ये जो है ये ऑथर या फिर आपका सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर आपका क्या हो गया, हफ का मेंबर हो गया, तो ये हफ भी आ गया। इसके अलावा इन लोगों का रिलेटिव भी आ गया, स्पेसिफाइड लोगों में इनके अलावा इन लोगों का रिलेटिव आ गया, ठीक है। इसके अलावा जो बोलते हैं कि ये लोग मिलकर या फिर रिलेटिव के साथ मिलकर अगर किसी कंसर्न में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट रखते हैं, तो किसी कंसर्न में अगर इन लोगों ने सब मिलकर भी सब्सटैंशियल इंटरेस्ट रखा तो वो कंसर्न भी आपका स्पेसिफाइड लोग आ गया। सब्सटैंशियल जो है इंटरेस्ट यानी कि 20% उससे ज़्यादा वोटिंग पावर या फिर आपका जो प्रॉफिट का हिस्सा होता है वो, तो ये कंसर्न भी आ गया आपका, ठीक है। ये सब स्पेसिफाइड लोग हो गए। तो यही 13 का 3 वाला स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड लोगों के बेनिफिट के लिए आप काम करते हो, केवल स्पेसिफाइड लोगों के लिए बेनिफिट के लिए आप काम करते हो, स्पेसिफाइड पर्सन के बेनिफिट के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ, तो फिर मे कैंसिल, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। लेकिन ये चारों मामले में आपको एग्जामिशन तो पक्का नहीं मिलेगा, 11-12 का एग्जामिशन आपका डिनाई कर दिया जाएगा, ठीक है। अब जहां तक बात करते हैं कि इन सब में जो स्पेसिफाइड लोगों में हम बात करते हैं कि अगर ये जो ट्रस्ट है वो एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटी का सर्विस प्रोवाइड करता है, अगर ये ट्रस्ट जो होता है वो क्या काम करता है भाई साहब, तो एजुकेशन और मेडिकल का काम करता है, ठीक है। तो क्या जो ये लोग हम लोगों का इलाज नहीं करेंगे, ऑथर फाउंडर ऐसा सवाल पूछता है या सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर, तो बोले कि हाँ आप लोगों का इलाज करेंगे, इनका जो आप लोगों का इलाज या फिर आपके बच्चों को पढ़ाने पर, यानी कि एजुकेशन फैसिलिटीज और आपका जो मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन और मेडिकल वाला ट्रस्ट है, अगर ये ट्रस्ट के नाम पर एजुकेशन फैसिलिटी या मेडिकल फैसिलिटीज दिया जाता है तो ये जो है क्या बोलते हैं 11-12 डिनाई नहीं होगा अगर इनका इन लोगों का ऑथर फाउंडर या उनके रिलेटिव लोगों का को अगर फायदा पहुंचाया जाता है। लेकिन यहां पर प्रोवाइडेड करके बोला गया है कि जो भी एक्सपेंडिचर किया जाएगा इन लोगों पे, एक्सपेंडिचर जो भी किया जाएगा इन लोगों पे, वो उस साल ट्रस्ट का इनकम माना जाएगा, ट्रस्ट का इनकम माना जाएगा। अब इनकम माना गया तो 15%, 85%, ये सारी कहानी जो है अपने आप फिर से जो उसी फ्लो में आ जाएगा, उसी फ्लो में सारी चीजें रिपीट करने लगेगी, ठीक है। 15%, 85% जो है वो आपको ये आने लगेगा। जहां तक हम लोग बात करते हैं कि यहां पर आपका 11 के सबसेक्शन 1 में जहां तक हम लोगों ने बात करी थी, यहां पर एक बात और देखी थी कि 11 का 1 में एक एक्सप्लेनेशन डाला गया जिसको बोला गया एक्सप्लेनेशन 3। एक्सप्लेनेशन 3 में क्या बोला गया, जरा उसकी चर्चा हम लोग वापस से कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन 3 आपको क्या कहता है, एक्सप्लेनेशन 3 to 11 का 1 ये बोलता है कि आपके जो ट्रस्ट वाले हैं, ठीक है, 11-12 का जो भी एग्जामिशन क्लेम करते हैं उन लोगों पे दो बातें पक्का से पक्का अप्लाई होगी। कौन कौन सी दो बातें, तो 40A का IA, 40A का IA बोलता है कि कभी भी रेसिडेंट को पेमेंट करते रहते हो और TDS काटना है और TDS नहीं काटा, या फिर TDS तो काटा लेकिन आपने रिटर्न फाइल करने के डेट तक टाइम पर जमा नहीं किया, ठीक है, रिटर्न फाइल करने के डेट तक टाइम पर जमा नहीं किया, तो उस सिचुएशन में 30% डिसअलाउ हो जाएगा। 30% कितना हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। जितना डिसअलाउ होगा ना उतना आपका अप्लाइड नहीं माना जाएगा। आपने देखा था अप्लाइड शब्द देखा था ना, उतना आपका अप्लाइड नहीं माना जाएगा, यानी कि 11-12 का एग्जामिशन नहीं मिलेगा इस पेमेंट पर, जहां पर TDS काट के बंदे को पेमेंट करना था। अब कहानी में यहां पर एक बदलाव आती है कि अगर ये बंदा रेसिडेंट जो होता है, ये बंदा जो है जो पेई है वो अच्छा आदमी है, तो उस सिचुएशन में डिसअलाउंस एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा आदमी कहने का मतलब क्या है कि उसने अपने इनकम में इस पैसे को कंसीडर किया है जो कि डिडक्टेड से मिला था, साथ में उसने उस पर टैक्स इंटरेस्ट जो भी बनता है वो पे किया है, टैक्स वगैरह पे किया है। उसके अलावा जो उसने रिटर्न फाइल किया है और CA इस बात को सर्टिफाई कर देता है, तो ये 4 कंडीशन पूरे हो जाते हैं, तो ये डिसअलाउंस नहीं होगा। फिर बोला 1-2 सेक्शन और एप्लीकेबल होगा, 40A का 3 और 40A का
40A का सबसेक्शन 3 है। मान लीजिए कि अर्लियर किसी प्रीवियस ईयर में आपने क्या किया था, ड्यू बेसिस पर जो है 10,000 से ज़्यादा का पेमेंट किया था और आपने जो है एक्सपेंस बोलकर क्लेम कर लिया था। ठीक है, यहाँ पर क्लेम कर लिया था, लेकिन यहाँ पर आपने जो है करंट प्रीवियस ईयर में आपने क्या किया, 10,000 से ज़्यादा अदर देन स्पेसिफाइड मोड पेमेंट कर दिया है। स्पेसिफाइड मोड मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम हो गया, उसके बाद जो है अकाउंट पे चेक या ड्राफ्ट हो गया। ठीक है, या एनी अदर स्पेसिफाइड मोड जो कि फाइनेंस एक्ट 2019 ने बोला अदर मोड प्रिस्क्राइब्ड हो गया। ठीक है, 10,000 से ज्यादा मान लीजिए कैश में पेमेंट कर दिया, तो यहां पर 40A का 3A बोलता है कि इस साल का इनकम मान लिया जाएगा। तो ट्रस्ट एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का इस साल का इनकम मान लिया जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। फिर करंट प्रीवियस ईयर में ही अगर आपने 10,000 से ज्यादा का पेमेंट कर दिया स्पेसिफाइड मोड के अलावा किसी मोड में, तो ये क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा, ये डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे सेक्शन एज सच एप्लीकेबल होंगे सेक्शन 11 के सबसेक्शन 1 में भी। ये एक्सप्लेनेशन 3 इंसर्ट करके बोला गया था। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है हम लोगों ने यहां पर जानी। 12A के बारे में जाना, 12AA के बारे में जाना, उसके बाद जो है अदर जो है इनकम किसको बोलते हैं जिसमें वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है, ये सारी चीजें हमने देखी। अब जहां तक बात करते हैं 13K3 के बारे में, 13K3 क्या बोलता है, विड्रॉल ऑफ एग्जम्पशन के बारे में बताता है। 13 का सबसेक्शन 3 बोलता है कि कुछ केस में जो है एग्जम्पशन का विड्रॉ हो जाएगा, विड्रॉल ऑफ एग्जम्पशन। अभी ऐसे कौन कौन से केस होते हैं जिसमें आपका विड्रॉल हो जाएगा एग्जम्पशन का, तो यहां पर आपको बोला गया है कि आपका पर्पस स्पेसिफाइड जिसके लिए सेट असाइड किया था या एक्यूमुलेट किया था, उसके अलावा अदर पर्पस के लिए यूज कर लिया। आपने देखा था 11 के सबसेक्शन 2 में बोला था कि आपने पर्पस बता दिया था कि भाई साहब डिक्लेरेशन दिया था कि इस वादा किया था कि इस पर्पस की वजह से हम यूज करेंगे, लेकिन पर्पस के अलावा अदर पर्पस के लिए आपने यूज कर लिया, अदर पर्पस के लिए यूज कर लिया। ठीक है, तो यहां पर हमने बात करी कि आपने अदर पर्पस जिस पर्पस जिसके लिए सेट असाइड या एक्यूमुलेट किया था असेसिंग ऑफिसर को बोलकर, उसके अलावा अदर पर्पस के लिए यूज किया था, या फिर 5 साल बीत गया, 5 इयर्स के लिए आपको मौका दिया गया था, 5 ईयर बीत गया प्लस 1 ईयर, यानी कि छठे साल में भी आपने जो है यूज नहीं किया, ना 5 साल में ना छठे साल में आपने उस पर्पस के लिए यूज किया, तो छठे साल का इनकम मान लिया जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर बोला गया कि 11.5 के हिसाब से आपने अगर मान लीजिए कि इन्वेस्ट नहीं किया, या फिर इन्वेस्ट करने का क्राइटेरिया पूरा नहीं किया, या फिर 11.5 में इन्वेस्टमेंट की जो आपकी एलिजिबिलिटी सीज कर जाती है, या कोई भी नॉन कंप्लाइंस किया है, ठीक है, तो उस परिस्थिति में भी आपका क्या हो जाएगा, एग्जम्पशन विड्रॉ कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर जहां तक बात करते हैं कि 85% वाला जो पोर्शन था उसमें से आपने डोनेट कर दिया है, दूसरे डोनेट आप नहीं कर सकते हो, दूसरे 12AA वाले को या फिर 1023C वाले को आप जो हैं वो डोनेट नहीं कर सकते हो, लेकिन आपने डोनेट कर लिया तो उतना पैसा आपका इनकम माना जाएगा, उसको अप्लाइड नहीं मानेंगे। फिर जहां तक बात करते हैं कि अगर आपने स्पेसिफाइड लोगों के लिए खर्च किया, तो स्पेसिफाइड लोगों का मतलब हमने देखा था स्पेसिफाइड पर्सन के लिए जो है वो खर्च किया है, जिसके बारे में हम लोगों ने पूरी कहानी यहाँ पर जानी थी कि ऑथर, फाउंडर या फिर मैनेजर या फिर सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर जो प्रीवियस ईयर में 50,000 से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, या फिर हफ, या फिर जो जहां पर ये ऑथर या सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर जो है मेंबर है वो वाला हफ, इन सबका रिलेटिव और रिलेटिव लोगों सबका मिलके अगर किसी कंसर्न में अगर आपका क्या बोलते हैं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो वो कंसर्न भी आ जाएगा। एक्सेप्ट मेडिकल और एजुकेशनल फैसिलिटीज हैं तो 11-12 डिनाई नहीं किया जाएगा इस ग्राउंड पर, यानी कि 13 का सबसेक्शन अभी हमने 3 देखा। ठीक है, उसमें बोला कि 11-12 आपको भाई साहब डिनाई नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको जो है क्या होगा, मिल जाएगा 11-12 का एग्जम्पशन, यानी कि प्रोवाइडेड करके यहां पर बोला गया कि एक्सपेंस को उस साल का इनकम मान लिया जाएगा, एक्सपेंस को उस साल का इनकम मान लिया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारी बातें जो है वो देखी। अब जहां तक कहानी हमारी आगे बढ़ती है कि अगर मान लीजिए कि हम लोग यहां तक हम लोगों ने बात करी, अब हम यहां पर एक डिस्कशन करते हैं कि आपका यहां पर हम लोग एक डिस्कशन करते हैं जो कि आपका आता है उसके संदर्भ में, क्या नाम है उसका, 115 BBC के संदर्भ में, 115 BBC। अब यहाँ पर बात आती है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन की, जिसको आप सीधे शब्दों में क्या बोलते हो, डोनेशन बोलते हो। डोनेशन को 2 भाग में बांटा गया है। एक में आपने क्या किया, जो डोनेशन दिया है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, यानी कि उसका नाम, पता, एड्रेस, आधार कार्ड वगैरह सब लेकर रखते हो। दूसरी बात आती है कि अगर दूसरा डोनेशन है जो कि अनजान लोगों का डोनेशन है, ठीक है, अनजान लोगों का डोनेशन है, उसमें आपने क्या किया कि आपने एनोनिमस डोनेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपने जो है आइडेंटिटी मेंटेन नहीं रखी है। ठीक है, आइडेंटिटी मेंटेन नहीं रखी है, ये केवल चैरिटेबल पर्पस के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, यानी कि एक्सेप्ट रिलीजियस ट्रस्ट के बारे में बोला गया है, ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, रिलीजियस ट्रस्ट।
अब यहाँ पर बात आती है कि सेक्शन 13 का 7 बोलता है कि 11-12 आपको नहीं मिलेगा, 11 एंड 12 जो है आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात जो 115 बीबीसी बोलता है कि हमारे हिसाब से टैक्स लग जाएगा, 115 बीबीसी के हिसाब से टैक्स लग जाएगा। तो दो सेक्शन यहाँ पर आती है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि अगर टैक्स लगेगा तो कितना लगेगा, टैक्स लगेगा तो कितना लगेगा, तो यहीं पर कहानी बात आती है कि आपको जो टैक्स लगेगा वो 30% के रेट से लगेगा। जितना अमाउंट आपने रिसीव किया है, टोटल अमाउंट उसमें माइनस होगा। उसमें क्या माइनस होगा, टोटल अमाउंट में माइनस होगा आपका जो आपका 5% ऑफ टोटल डोनेशन है, जो इस प्रकार के डोनेशन हैं उसका 5%, ठीक है। और 1 लाख, विच एवर इज हायर, जो भी हायर है दोनों में से वो आपका क्या होगा, वो माइनस होगा। और ये जो भी अमाउंट आएगा आपका, उस अमाउंट पर आपको 30% के रेट से टैक्स लग जाएगा, 30% के रेट से टैक्स लग जाएगा। यहाँ पर ये बात बताई गई है, यानी कि यहाँ पर जो है 11-12 के एग्जम्पशन आपको उस पैसे पर नहीं मिलेगा। जो भी अमाउंट की आप बात कर रहे हो यहाँ पर, उस पैसे पर 11-12 का एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगा, जो कि एनोनिमस डोनेशन टाइप का है। इस अमाउंट पर आपको 11-12 का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कहानी आती है कि अगर मान लीजिए कि होली चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए है तब तो 115 बीबीसी एप्लीकेबल हो जाएगा। होली रिलीजियस ट्रस्ट के लिए है तो क्लियर बात है कि एक्सेप्ट रिलीजियस ट्रस्ट। लेकिन कुछ होता है कि आपने पार्टली जो है रिलीजियस ट्रस्ट, पार्टली जो है रिलीजियस पर्पस के लिए है, पार्टली चैरिटेबल पर्पस के लिए है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया गया है, अगर मान लीजिए कि पार्टली वाले को या फिर जो है स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया गया, जैसे मान लीजिए कि अगर रिलीजियस वाले को भी स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दिया, जैसे इस्कॉन टेम्पल में आपने जो है वो पैसे दिए लेकिन आपने बोल दिया कि केवल बच्चों को पढ़ाने के लिए इसको आपको यूज करना है, यानी कि स्पेसिफिक डायरेक्शन है। इसका मतलब क्या हो गया कि 115 बीबीसी कवर हो जाएगा, स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया है तो 115 बीबीसी आ जाएगा, ठीक है। नो सच स्पेसिफिक डायरेक्शन आपने वही जो है दे दिया है तो मान के चला जाएगा कि आपका रिलीजियस पर्पस के लिए है, नो सच डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या हो गया, नो 115 बीबीसी। अब जब 115 बीबीसी जहां पर एप्लीकेबल नहीं होता है वहां पर सेक्शन 11 एंड 12 का एग्जम्पशन मिलता है, वो डिनाई नहीं होता। सेक्शन 11 का 12 का एग्जम्पशन आपको मिलता है, वो आपका डिनाई नहीं होता। इस हिसाब से हम लोगों ने जो देखा चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट चैप्टर, इसकी जो थ्योरेटिकल ये जो बातें हैं वो हमने अब तक कंप्लीट कर ली। उम्मीद करता हूं कि एक बार उसको रीड करोगे, ठीक है। लेकिन हम लोग जो अगला सेक्शन देखने के लिए जा रहे हैं वो सेक्शन इस चैप्टर की जान है। इस चैप्टर में जो है नया जो 115 टीडी, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे टैक्स ऑन एक्रिएटेड इनकम। ये एक्रिएटेड इनकम क्या होता है, उस पर कैसे कैसे टैक्सेबिलिटी लगाई जाती है। ये जो चैप्टर के जो मेन पोर्शन है जो अब सीए फाइनल लेवल पे आता है, वो टैक्स ऑन एक्रिएटेड इनकम जो है वो हमारा मेन मकसद है पढ़ने का। बाकी ये प्रोविजन आपको ध्यान में रहना चाहिए। ये प्रोविजन से हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे, हो सकता है ना पूछे, हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ दे, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि 115 बीबीसी में कितना टैक्स लगेगा। अगर आपसे पूछ दिया एनोनिमस डोनेशन आपको जितना मिला उसमें आपने क्या किया, 5% उस डोनेशन का और 1 लाख विचेवर डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आया उस पर 30% के रेट से टैक्स लगा दिया और बोल दिया 11-12 के एग्जम्पशन यहां पर नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें आसान हैं, बस याद रखने की हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल बातें भी बहुत सारी हम लोगों ने यहां पर डिस्कस करी। 115 टीडी जो है वो नया सेक्शन है, टैक्स ऑन एक्रिएटेड इनकम। एक्रिएटेड इनकम किनको लगता है, तो ट्रस्ट वालों को ही लगता है जिस परिस्थिति में उनका ट्रस्ट कब बंद होता है या फिर आपने बिजनेस वालों के साथ टाई अप कर लिया, ठीक है, तो वो सिचुएशन में जो एग्जिट इनकम यानी कि ट्रस्ट से बाहर निकलने पर जो इनकम होता है उस पर टैक्स लगता है, उसकी कहानी हम लोग 115 टीडी में देखेंगे, जहां पर हम लोग देखेंगे 115 टीडी वालों का कमर तोड़ दो। टीडी का मतलब तोड़ दो, यानी कि टैक्स लगा के कमर तोड़ दिया जाएगा चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट का। अगले वीडियो में हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। जयराम जी की।